देखिए, स्टडी अब्रॉड का भी सबसे बड़ा एजेंडा लोग यही बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर मैक्सिमम एनरोलमेंट्स में बोलूँ, वो इन द सेकेंड वेव। मीडिया में ये होता है कि अगर कनाडा में इंडियन स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे तो कनाडा का होगा बंटाधार, यूएस का बंटाधार, उस टाइप की न्यूज आती है। हमारे स्टूडेंट्स खाली ट्यूशन फीस नहीं देते ना, इतने साल से कई हजार बच्चे जा रहे हैं, अब नहीं जाएंगे तो इम्पैक्ट तो करेगा। ऑस्ट्रेलिया में तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज ही मेजोरिटी है, एक्सेप्ट फॉर यूएस। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का इतना बड़ा रोल किसी कंट्री में नहीं है। फिर इंडियन माइंडसेट को हम लोग देखें, क्योंकि अगर आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए जाओगे तो कंपनीज की एक्सपेक्टेशन होगी कि यार फ्री में आपको इंटर्नशिप हम लोग दे देंगे। Very good candidate went to Canada. People are working 2, 3 part-time jobs just to make sure कि अपना सर्वाइवल करियर अपनी वहीं पे कर लें। 2025 तक मार्केट जो स्टडी अब्रॉड का है वो $70 बिलियन तक जा सकता है। आप पंजाब में तो ये होता ही है ना, अगर आप अब्रॉड गए हो तो आपके घर पे एक एरोप्लेन लग जाएगा घर की छत पे। Canada education market has plummeted to the lowest levels right now. हेलो एंड वेलकम टू द वॉइस मैटर्स। आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ स्टडी अब्रॉड। मैं इस नीश से पर्सनली कनेक्टेड हूँ बिकॉज आई वर्कड फॉर 4 years इनटू दिस इंडस्ट्री। आज के पॉडकास्ट में हम समझेंगे कि पिछले कुछ सालों में स्टडी अब्रॉड जाने वाले स्टूडेंट्स के नंबर में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। सेकेंड, स्टडी अब्रॉड वर्सेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एंड थर्ड, हाउ टू प्लान योर स्टडी अब्रॉड जर्नी। आज हम ये भी समझेंगे कि इस जर्नी में क्या क्या कॉमन स्कैम्स होते हैं, स्टूडेंट्स उन स्कैम्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और किस तरह से आपको स्टडी और कंट्री स्पेसिफिकली चूज करनी चाहिए एज पर योर प्रेफरेंसेस, कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडिया एंड अब्रॉड, एंड ऐसे ही और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है मानिक कुब्बा, जिन्हें 18 साल का एक्सपीरियंस है स्पेशली स्टडी अब्रॉड नीश में। तो जानते हैं उनसे कि उनके क्या एक मेजर क्वेरीज रहते हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के, कौन से ऐसे कंसर्न्स रहते हैं जो उनके पास आते हैं विद इन दिस जर्नी। एंड मानिक इज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर इन दिस नीश। लेट्स बिगिन आवर पॉडकास्ट। हेलो मानिक, वेलकम। Thank you so much. Thanks for inviting me. थैंक यू, द प्लेजर इज ऑल आवर्स। Great. Yeah. Thanks for the introduction as well. I have spent around 18 years into study abroad, guiding students, about 15,000 plus students, ran 2 companies. So I can say that I have worked decently into this area. तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। आपके जो भी सवाल होंगे I'll be happy to answer, and I hope इसके through lot of students get a lot of insights into the study abroad arena, and plus what all things they should focus on, what trends they can look at, so everything. So over to you, anything that you would like me to comment on, I'm happy to do that. थैंक यू सो मच। यही एक्चुअली इंटेंट भी है हमारे आज के पॉडकास्ट का कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर स्टडी करने के लिए जाना चाह रहे हैं या वो एस्पिरेशंस रखते हैं, उनको हेल्प हो किसी ना किसी तरह इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस, इन टर्म्स ऑफ विच कंट्री दे कैन चूज, क्या बजटिंग होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स उन्हें आ सकती हैं फ्यूचर में। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कशंस करेंगे। So Manik, अभी तक you said you have given counseling or you have helped around 15,000 plus students. So can you tell us a bit more about this journey? Like आप end to end counseling देते हैं या फिर सिर्फ उन्हें से abroad तक एडमिशन लेने में? मेरी जर्नी भी ऐसी शुरू हुई थी क्योंकि मैं एक स्टूडेंट था कभी, सो आई बीन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द टेबल। सो और उस टाइम पे मुझे लगा था व्हेन आई टुक माय एडमिशन, व्हेन आई वेंट थ्रू द प्रोसेस, जब सब कुछ किया तो ये था कि बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ सही नहीं हो पाई। मुझे लगा कि देयर इज़ लैक ऑफ काउंसलिंग और देयर इज़ लैक ऑफ राइट गाइडेंस, मेंटरिंग जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो ये मेरे लिए मोटिवेशनल एक्सरसाइज हो गया कि हाउ टू गेट इनटू दिस एंड ट्राई टू डू समथिंग व्हिच इज़ नॉट बीइंग डन। ऐसा नहीं था कि कहीं नहीं हो रहा है, मेरे साथ नहीं हुआ तो मेरी अपनी इंस्पिरेशन थी। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है अबाउट 2006-2007 से, आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इनटू द इंटरनेशनल एडमिशंस एरेना। एंड कुछ साल काम करने के बाद फॉर couple of companies, and I started my first company in 2012. So that's when I turned entrepreneur in 2012. And then the journey has been now about 12-year-old journey. तो इस दौरान one company was acquired, 2 more companies was set up. So अभी तक total 3 companies in total, 1 acquired and 2 are running right now. And you just told us that you are also giving coaching for CLAT students, and the last year I think the top ranker was from your institute. बिल्कुल। So हमने
बाय द टाइम कोविड वाज फिनिशिंग एंड नॉट फिनिशिंग, पता नहीं था ख़त्म होगा नहीं होगा। तो उस टाइम पे ये होता है कि आप कई सारी चीज़ और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। सो इन एंड ऑफ 2020 स्टार्ट ऑफ 2021 we looked at domestic education side और वहाँ पे we started with coaching of CLAT। तो आज हम CLAT IPM मतलब बेसिकली नॉन इंजीनियरिंग और नॉन मेडिकल एरियाज जो हैं, बिजनेस हो गया, लॉ हो गया, इनके जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं इनकी प्रिपरेशन करते हैं, CLAT बीइंग द बिगेस्ट वन। तो CLAT जब हमने शुरू किया और वी वर एबल टू गेट वेरी गुड स्टूडेंट कोहॉर्ट विद अस एंड 22 के अंदर रैंक 1 इंडिया वाज आवर्स। सो उसने जर्नी को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो लास्ट ईयर आउट ऑफ टॉप 50 वी वर एबल टू जनरेट 8 रैंकर्स। तो अब in Delhi NCR we operate 7 centers and for domestic education, and we are actually catering to about 1300 to 1400 students this year, and CLAT is on 1st December Abhi, so we are hoping we are able to strike gold again. All the Yes. one. Yeah, we are sure that you'll surely do much better than this. No, that has been a phenomenal sign and unexpectedly, क्योंकि अगर आप आज से 4 साल पहले जब हम मिले थे तब अगर बात करते हैं कि 2020 में तो हमारा ना कोई विचार था, ना उस एरिया के बारे में सोचा था, बट स्टार्ट हो गया। सो अलॉन्ग विद द काउंसलिंग बिजनेस दैट वी हैव बीन इनटू, अलॉन्ग विद, बिकॉज दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई विल ऑलवेज कंटिन्यू टू बी अ काउंसलर। सो वो मैं रोज़ के हिसाब से नहीं छोड़ सकता, मतलब ऐसा है कि वो मैं करता ही रहता हूँ। It's now in your blood. इट्स पार्ट ऑफ द DNA नाउ आई थिंक। तो वो बिल्कुल साथ साथ चलते रहेगा, लेकिन ये है कि यू कीप ऑन utilizing your marketing expertise, your market understanding, your market intelligence into things, and hopefully हम और भी companies और भी products अगले 2-3 साल के अंदर लेके आएंगे, and hopefully your journey will have some success. So Manik, you mentioned like we both have worked together COVID से पहले. So pre-COVID and post-COVID इस market segment में what changes have you experienced? या फिर जिस टाइम पे COVID चल रहा था उस टाइम पे ये वाला जो बिजनेस था काफ़ी हिट हुआ था, काफ़ी मेजरली हिट हुआ था। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? मैं आपको एक जब हम साथ काम कर रहे थे, एंड आई विल टेल यू अबाउट 2020 मंथ ऑफ सेकेंड वेव जब थी, और उस टाइम पे इट सीम लाइक कि पता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, मतलब इतना डेंजरस एंड एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम होम। उस टाइम पे हमारा एनरोलमेंट्स वर द हाईएस्ट in last 8-9 years of my study abroad experience and हमारी जर्नी। वो 8-9 साल के अंदर अगर मैक्सिमम एनरोलमेंट्स में बोलूँ विच हैपन्ड फॉर कंसल्टिंग वॉज इन द सेकेंड वेव, एंड रीजनिंग शायद लोगों को था कि लेट्स गेट आउट। तो इमोशन सेंटिमेंट वॉज वेरी प्रो मूविंग आउट उस टाइम पर, जबकि हमें लगा था कि बिल्कुल डिमांड कम हो जाएगी, व्हाई वुड पीपल वांट टू गेट आउट। बट रीजन क्या हुआ? उसका रीज़न बहुत बड़ा रीज़न उसका रीज़न बहुत बड़ा ये भी था कि पहली बार ऐसे हुआ था कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, पीपल आर इवन दे हैड लॉट ऑफ मनी, दे वर नॉट एबल टू गेट द ट्रीटमेंट दे वांटेड। तो उसने ना एक बड़ा नेगेटिव इमेज क्रिएट कर ली कि अब हमें निकल जाना चाहिए उससे। देखिए, स्टडी अब्रॉड का भी सबसे बड़ा एजेंडा लोग यही बोलते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर, और यहाँ से बेटर कर लेंगे। अर्निंग इन डॉलर्स इज ऑलवेज, इट साउंड्स बेटर देन अर्निंग इन रुपीज़, चाहे वहाँ पे आप किसी भी कंडीशन में हो। बट ये है कि हमारे यहाँ ना एक जो सेंटीमेंट है स्टडी अब्रॉड का, वो ज़्यादातर इसलिए है कि बिकॉज आई गेट दैट सोसाइटी रिस्पेक्ट ऑल्सो, कि मैं बाहर जाके पढ़ा, बाहर जाके मैंने काम किया, चाहे मैं वहाँ पे वही काम कर रहा हूँ, वहाँ पे ट्रक चला रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा ये सबका ऑब्जेक्टिव है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी जिनका ऑब्जेक्टिव है, पीपल हु गो टू MIT, पीपल हु गो टू ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, गो टू टॉप स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड, उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, दे आर गोइंग देयर बिकॉज दे जस्ट वांट टू बी देयर, दे थिंक दैट्स अ बिगर प्लेटफॉर्म फॉर देम टू सक्सीड इन लाइफ। बट हमारे यहाँ इफ़ यू टॉक अबाउट अदर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसको लगता है कि कुछ बेटर हो जाएगा। मैं हाँ, पंजाब में तो ये होता ही है ना, अगर आप अब्रॉड गए हो तो आपके घर पे एक एरोप्लेन लग जाएगा घर की छत पे। सो दैट्स अ इमोशन इन ऑल टुगेदर। देखिए, पंजाब वो ना बहुत साल की हिस्ट्री है, आज से नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें लॉट ऑफ, क्योंकि इट वाज ऑलवेज अ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी इन पंजाब,
एंड इट वाज एक्चुअली मतलब फीडर स्टेट होता था इंडिया के लिए हमेशा से। एंड अभी भी अभी भी है। तो वहाँ से लोगों को अलग अलग जगहों पे लेके जाया जाता था। दैट इज हाउ इमिग्रेशन ऑल्सो स्टार्टेड। आपने उधम सिंह नगर का नाम सुना हो, ठीक है, आपने रुद्रपुर सुना है, आपने गंगानगर सुना है। ये पंजाब के बाहर के वो एरियाज हैं जहाँ पे सिख फैमिलीज हैव मूव्ड बिकॉज दे वर वेरी हार्ड वर्किंग। एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहीं पे भी क्रिएट कर देते थे। तो ये सब लोग तो वहाँ से मूव होना पंजाब से ये पुराना चलन है। दिस इज़ अ ट्रेंड विच इज़ गोइंग फॉर ईयर्स। इट हैज़ कल्मिनेटेड इनटू एजुकेशन पर से अभी, क्योंकि एजुकेशन हैज़ बिकम एन ईजियर रूट देन ट्रैवलिंग। पहले तो गवर्नमेंट आपको भेज देती थी ना। तो 2025 तक मार्केट जो स्टडी अब्रॉड का है वो $70 बिलियन तक जा सकता है, ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। एंड जब स्टार्ट हुआ था स्टडी अब्रॉड का कॉन्सेप्ट बेसिकली, तब 2011 में इट स्टार्टेड विद 1.2 lakhs एंड अभी 2024 में इट इज़ गोइंग टू रीच अप टू 30 lakh अराउंड अप्रॉक्सीमेटली। सो इसका एक बेसिक रीज़न क्या है कि इतनी जल्दी ये इंक्रीज़ हो रहा है इस लेवल पे? तो एक तो स्टूडेंट्स को वहाँ पे किस तरह का एक्सपोजर मिलता है, या उनके ऐसे कौन से अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं दैट एवरीबडी वांट्स टू गो आउट नाउ? एक मिडिल क्लास लोग हो गए या फिर हमारे रिच क्लास भी जो हो गए, एवरीबडी वांट्स टू गो आउट एंड सेटल देयर। देखिए 3 रीज़न रहे हैं। पहला तो ऑब्वियसली इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन डेवलप होनी शुरू हुई, लेकिन आपने भी देखा होगा कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैव कम इनटू पिक्चर। बट ये था कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तभी आप देखेंगे 2003, 4, 5, 8, 9 इस टाइम के अंदर ग्रोथ वाज हैपनिंग, स्टार्टेड हैपनिंग एट दैट टाइम। एक्चुअली इट स्टार्टेड इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ दिस सेंचुरी, जब 2001-2 से लेके आप लगाइए 2010-11 तक ये सब तेज़ होने लगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि इंडिया के अंदर इकॉनमी बूस्ट इतना आ गया बिकॉज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन मूविंग टू US, UK। पहले सब लोगों के रिश्तेदार, दोस्त लोग नहीं रहते थे हर जगह पे ना, किसी किसी के रिलेटिव्स यूज्ड टू बी देयर। आज इन लास्ट 20 years व्हाट हैज़ हैपेंड, द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ वेरी ग्लोबल ecosystem. It's one ecosystem. Traveling between countries, people moving out, settling, immigration, everything is increased. तो क्या होता है, इन सब फैक्टर्स की वजह से जब मूवमेंट आसान हो जाती है तो एस्पिरेशन भी बढ़ जाती है। आज लोगों को लगता है क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ बेटर है, क्योंकि वो अपने किसी को देखते ही है ना कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। खाली मूवीज आर नॉट द डिपिक्शन ऑफ एवरीथिंग। सो व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड देन यू ट्रैवल। आज स्कूल प्रोग्राम्स में बच्चे ट्रैवल कर लेते हैं, स्कूल एक्सचेंज, आपके समर प्रोग्राम्स। तो जब आपको एक्सपोजर मिलने लग जाता है, जैसे आपको किसी चीज़ बेटर का एक्सपोजर मिलेगा तो आपको उसकी एस्पिरेशन तो बढ़ेगी ना। तो हमें बेटर चीज़ का एक्सपोजर मिल रहा है, हमें बेटर एस्पिरेशन बढ़ती जा रही है। अब स्कूल के बच्चे स्टूडेंट टूर्स करते हैं, दे गो टू हार्वर्ड, दे गो टू, जब वो जाके इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, जब वो US ट्रैवल करके वहाँ का इंफ्रा देखते हैं, तो एस्पिरेशन क्यों नहीं बढ़ेगी वहाँ जाने की। आप अगर बैचलर्स प्रोग्राम के लिए US जा रहे हैं तो यू आर स्पेंडिंग मिनिमम 80 lakhs to 1 crore मिनिमम। इट गोज अप टू 2.5 crore। तो स्पेक्ट्रम इज़ रियली बिग बिकॉज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर लार्ज। आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आप कम से कम यू आर लुकिंग एट स्पेंडिंग $60,000 Australian dollars, $50,000 Australian dollars a year। वो भी कम नहीं है। तो आप 3 साल की एजुकेशन, 4 साल की एजुकेशन लगाते तो आप यू आर स्पेंडिंग दैट ह्यूज मनी। इंडिया में मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलेज वुड बी अराउंड 8 lakhs rupees a year, ठीक है। अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर भी लगा ले, लिविंग कॉस्ट भी लगा ले, सब लगा ले, इंडिया में कोई भी डिग्री आपको 40-50 lakhs के बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकती। ये भी मैं आपको हार्डली 1% भी नहीं है जो ऐसे कॉलेजेस हैं। जैसे MIT वगैरह का है 30 lakhs 40 lakhs के अराउंड जाता है। सो MIT के कुछ प्रोग्राम जाते हैं, अशोका इज देयर, OP जिंदल इज देयर, यू ट्रैवल टू NMIMS फ्रॉम दिल्ली, तो लिविंग कॉस्ट आपकी मुंबई में इज ऑन अ हायर साइड, ठीक है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स टेकिंग अकोमोडेशन फॉर 50,000 to 1 lakh rupees per month एक्चुअली, प्लस द फी इज़ नॉट हाई। बट हाँ, 15 लाख रुपए, 18 लाख रुपए साल के खर्च कर लोगे, 3 साल के 50 लाख रुपए। लेकिन इंटरनेशनल एजुकेशन में आप किसी भी US यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप 20-25 लाख रुपए से कम खर्च नहीं करेंगे साल का। 2 लोग तो 3-3 करोड़ बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हर कोई टॉप यूनिवर्सिटी हर कोई नहीं जाता। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़
मैंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया था 2012 के अंदर। मैंने स्टार्टेड द फर्स्ट कंपनी, इट वाज बाय नेम ऑफ स्कॉलरशिप फैसिलिटेशन सर्विसेज। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि कॉस्ट ऑफ यूएस एजुकेशन कैसे कम करें। तब हम जाके $10,000 से अंडर की फीस ले आते थे। तब हमारी टैगलाइन होती थी स्टडी इन यूएस एट द सेम कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन इंडिया, बट डॉलर वाज 54 एट दैट टाइम, हार्ड डॉलर इज 84। आज हम वो टैगलाइन यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो टैगलाइन हैज़ लॉस्ट इट्स मीनिंग एंड द पर्पस। बट अभी भी आप $10,000 के अंदर नीचे यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। लोग कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं होंगी, बेकार होंगी, रैंक नहीं होगा, लेकिन ये है कि गोइंग टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन यूएस इज स्टिल अ फैंटास्टिक वे टू लुक एट अ क्वालिटी एजुकेशन। हमारे यहाँ पे अगर आप किसी नए एस्टैब्लिश्ड कॉलेज में जाएंगे तो आपको बिल्डिंग से लेके फैकल्टी से लेके हर चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर चीज़ में लगता है कि फुलफिलमेंट नहीं हो रही है। फिर हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इंजीनियर्स की, क्योंकि वो पढ़ी ऐसी जगह पे रहे हैं शायद जहाँ पे कुछ था नहीं, उनको कुछ सिखाया नहीं गया, तो सो वैल्यू एट दैट वाज हैपनिंग। बट यू गो टू अ पब्लिक यूनिवर्सिटी इन यूएस विच वाज एस्टैब्लिश्ड अबाउट 80-100 ईयर्स अगो, 80-100 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पे एक मिनिमम स्टैंडर्ड लेवल है, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के प्रोफेसर्स है, दे आर देयर, प्लस एक सरकारी सिस्टम है जहाँ पे एवरीवन इज़ वर्किंग फॉर द स्टेट। वो आपके एनरोलमेंट के लिए नहीं, मतलब उनकी कोई मोहताज नहीं है आपके एनरोलमेंट के। उनको कोई भी ऐसी नहीं है कि अगर आप नहीं आएंगे तो यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, क्योंकि डोमेस्टिक एनरोलमेंट नंबर इतना ज़्यादा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट पे डिपेंडेंसी कम है। तो हमारे यहाँ जो भी मीडिया में आता है कि इतना लॉस हो जाएगा रेवेन्यू का, वो ठीक है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है ना इस हिसाब से, तो ऑब्वियसली नहीं यूटिलाइज होगा, तो उसके ऊपर they will have not losses but they will not have that kind of income. But international universities के लिए we are a source of revenue plus we are a source of good student population to cover. But ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी है तो उन कॉलेज की है जो बहुत ही लिमिटेड नंबर में। कनाडा में बहुत सारे कॉलेज हैं जिनकी डिपेंडेंसी है बिकॉज दे रिक्रूट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया, उनके लिए डिपेंडेंसी है। लेकिन जहाँ पे अपनी पॉपुलेशन स्ट्रांग है, जहाँ पे अपनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है, दे आर नॉट डिपेंडेंट, दे आर लुकिंग एट इंटरनेशनल स्टूडेंट। किसी भी यूनिवर्सिटी में यूएस में 17 to 20% इज़ द हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉपुलेशन टोटल, नॉट इंडिया। मतलब पूरे अगर 100 देशों से बच्चे आते हैं तो सब मिला के 20-21% पॉपुलेशन होगी इंडिया से। हाँ, मतलब पूरे वर्ल्ड से। बाकी 70-80% तो लोकल स्टूडेंट ही है ना, तो लोकल स्टूडेंट ड्राइव्स इट कम्प्लीटली। हाँ सो मानिक, दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आपने बताया कि मतलब टोटल जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं दैट इज़ हार्डली 25 to 30%, एंड मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज़ डोमेस्टिक स्टूडेंट्स। क्योंकि मीडिया में ये होता है कि अगर कनाडा में इंडियन स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे तो कनाडा का होगा बंटाधार, यूएस का बंटाधार, उस टाइप की न्यूज़ आती है। देखिए कनाडा में तो डिपेंडेंसी काफ़ी है। और अभी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो अभी कैंसिल किया गवर्नमेंट ने 2-3 दिन पहले, उसका भी यही था कि स्टूडेंट एप्लीकेशंस काफ़ी थी इंडिया से, और देर आर 6-7 कंट्रीज इंक्लूडेड इन एसडीएस जहाँ से फास्टर वीज़ा प्रोसेसिंग वाज हैपनिंग। तो डेफिनेटली कनाडा से कॉलेज की डिपेंडेंसी है, लेकिन यूएस जैसी यूनिवर्सिटीज़ जैसे हैं उनमें से 99% यूनिवर्सिटीज़ की कोई ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है। यूके के अंदर डिपेंडेंसी इसलिए नहीं थी, देखिए कोविड के बाद क्या हुआ, चाइना से नंबर बहुत कम हो गया, तो इंडिया पे इसीलिए रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। क्योंकि सोर्स, देखिए आपको एक पर्टिकुलर इनकम की आदत पड़ जाए और फिर वो नहीं हो रही हो, ये वो बात है। ऐसा नहीं है वो सस्टेन या सर्वाइव नहीं करेंगे, बट द थिंग इज़ वी वर अ चेरी ऑन टॉप, वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट वेल। हमारे स्टूडेंट्स खाली ट्यूशन फीस नहीं देते ना, जाते हैं तो आप वहाँ का लोकल इकॉनमी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप घर भी लेते हो, आप अदर सर्विसेज ऑल्सो यू कंज्यूम, यू बाय स्टफ एज वेल, यू शॉप एज वेल, सो यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन मल्टीपल वेज टू एन इकॉनमी, टू द इकोसिस्टम अराउंड द यूनिवर्सिटी एज वेल। खाली यूनिवर्सिटीज़ की डिपेंडेंसी ऐसी नहीं है। हाँ, लेकिन अब इतने साल से कई हज़ार बच्चे जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में हाउसिंग क्रिएट हो गई है, हॉस्टल्स जिसे हम कहते हैं वो बन गए। अब नहीं जाएंगे तो इम्पैक्ट तो करेगा डेफिनेटली, लेकिन ये नहीं है कि सर्वाइव नहीं करेंगे वो कनाडा के कुछ कॉलेज के साथ हो सकता है, 1-2। यूके में पहले कॉलेजेस होते थे जो गवर्नमेंट ने शट डाउन कर दिए, जहाँ पे सिर्फ 1-2 नेशनलिटी के बच्चे होते हैं। एंड नाउ द गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो विजिलेंट अबाउट सच इंस्टीट्यूशंस। मतलब
हार्डली आपको कोई इंस्टीट्यूशन दिखेगा जहाँ पे कोई 80% एक ही नेशनलिटी के लोग हो। और आप अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ यूएस में देखें, ऑस्ट्रेलिया में तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ही मेजॉरिटी है, ठीक है, और यूके के अंदर भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ही है। एक्सेप्ट फॉर यूएस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का इतना बड़ा रोल किसी कंट्री में नहीं है। ओके। It's like Indian actually system in making कि private universities in next 50-70 years may be far more aspirational than maybe comparatively than the public universities as well. Majority. तो आपको कैसे पता है हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ये सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर नॉट सरकारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, दे आर नॉट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। एंड ये सारे आईवी लीग्स ही हैं। हाँ, तो आईवी लीग्स तो बेसिकली क्या है कि आईवी लीग सारे के मतलब दे ऑल आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्चुअली ऑन द ईस्ट कोस्ट, दैट इज व्हाट आईवी लीग यूनिवर्सिटीज आर। तो हमारी मिसकंसेप्शंस हमारे ना सिस्टम में बहुत सारी हैं, और मिसकंसेप्शंस ये भी है कि हमारी वजह से वो यूनिवर्सिटी चल रही है, पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का डिफरेंस हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। प्लस हमारे यहाँ से ऐसे लगता है कि सब लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी स्टडी अब्रॉड इज नॉट इवन 0.2% to 0.5% of total students who students who study in India, but it is a very glam factor attached, ठीक है, इसका शोर ज़्यादा होता है, ठीक है। प्लस द अमाउंट ऑफ मनी विच इज गोइंग आउट इज ऑल्सो वेरी लार्ज एज वेल। एक बच्चा जो यूएस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेगा या ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेगा, वो कम से कम 30 से 40 हज़ार डॉलर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एक साल में। मतलब लोग 70,000 80,000 भी करते हैं, 25,000 भी करते हैं, मैं फिर बॉल पास पे कर दे रहा हूँ। नाउ अगर एक साल में लाइक यूके ने 76,000 स्टूडेंट्स ट्रैवल्ड फ्रॉम इंडिया टू यूके। अब इतना बच्चा अगर ट्रैवल गया, अप्लाई किया, पे किया, आप लगे कितना पैसा है लोन आउट ऑफ द कंट्री। कम से कम ट्यूशन फीस तो घर वालों ने भेजी होगी ना in totality. So there is a massive money which goes out. So lot of figures are created which are very very huge in number. देखिए हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत है ना, और हम हर काम हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ही करेंगे। हमारे यहाँ क्रिकेट मैच होगा तो 70-80 हज़ार लोग भी देखने चले जाएंगे, व्यूअरशिप भी हर चीज़ की ज़्यादा है क्योंकि वी आर सो मैनी, सो इट इज़ प्लेइंग टू आवर एडवांटेज टिल नाउ। हम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एंड इनफैक्ट लास्ट कुछ ईयर्स में ना इंडिया में जो ट्रेंड बना है वो बिजनेस की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं, मतलब स्टार्टअप्स वगैरह हो रहे हैं, सो पीपल आर अर्निंग गुड एज वेल। तो आई थिंक वो जैसे अगर इफ़ आई एम डूइंग इट तो मैं यही चाहूँगी कि यार ठीक है मैं अपने बच्चों को बाहर भेज देती हूँ, एंड बिकॉज आई कैन अर्न, मतलब आई कैन अफोर्ड दैट एज वेल। अफोर्डेबिलिटी तो है ही, ऊपर से मनी हैज फ्लोन इनटू आवर कंट्री एज वेल। पैसे गए हैं तो पैसे आए भी बहुत है ना, इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैव कम इन। हमारा बूम देखिए, वी आर ग्रोइंग, वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। Especially after COVID, I think all other major economies are declining while we are the only one that is. कंटिन्यू टू ग्रो अगेन, क्योंकि हमारे पास अपना ही कंज्यूमर बहुत है ना। हम गाड़ियाँ बना के, हमारे को ये नहीं ना एक्सपोर्ट करके ही पैसे बनाने, हमारे पास अपनी कंजम्पशन बहुत इंटरनली। अभी भी आप स्टार्टअप्स देखिए, फंडिंग देखिए, लोकल D2C ब्रांड्स आर बीइंग प्रमोटेड बिकॉज देयर इज नीड फॉर सच ब्रांड्स, ठीक है। आज हमारे पास हमारी अपनी मार्केट के अंदर इतनी मूवमेंट है। प्लस वही मैं अगेन DNA की बात कर रहा हूँ, अगर आप हमारे यहाँ देखते हैं तो हर कोई काम करने के लिए तैयार है। आज आपको कोई, अगर आप स्टूडेंट पॉपुलेशन से मिलते हैं, किसी से मिलते हैं, हर कोई काम करने के लिए तैयार है। स्टार्टअप भी तो काम करना है ना, आप पूरी घिसाई कराने के लिए तैयार है। यू आर रेडी फॉर द ट्रैकर इन लाइफ बिकॉज यू थिंक दैट यू विल हैव सक्सेस कमिंग इन फॉर यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एस्पिरेशनल जो क्वेश्चन है वो बहुत हाई हो चुका है कि हमें यार कुछ ना कुछ, वी वांट समथिंग गुड टू हैपन एंड वी आर रेडी टू वर्क हार्ड फॉर इट। इट इज़ नॉट with many other countries. I was in Greece some time back, meeting with a university to work something out in India, their recruitment plan and everything. और मैंने वहाँ पे देखा कि हमारे यहाँ 6 days वर्किंग से हम 5 days पे आए, लेकिन फिर भी लोग, हम सैटरडे संडे भी वी पिक अप फोन्स एंड वी डू स्टाफ, ठीक है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे देखा, वहाँ पे द कल्चर हैज गॉन डाउन टू 4 days a week, ठीक है। सो व्हेन पीपल आर विलिंग टू पुट दैट हार्ड वर्क कमिटमेंट इनटू their jobs, their work, their startups, तो क्यों नहीं चलेगा। बट सर ये मानी कि यहाँ पे तो नारायण मूर्ति सेटअप आई थिंक अभी वापस वायरल हो रहे हैं कि इफ PM मोदी इज वर्किंग 100 hours a day तो व्हाई कांट वी। Yeah. I kind of think
मतलब मुझे लगता है सिंक भी बोलूँ तो मुझे लगता है कि इट इज़ राइट इन सिंक विद द कंट्री व्हाट ही इज सेइंग. प्राइम मिनिस्टर वर्किंग 100 आवर्स, लेकिन हो सकता है हमारे प्राइम मिनिस्टर तो खैर ही इज़ रियली हार्ड वर्क है, देयर इज नो डाउट. मतलब so much travel, so much to do is phenomenal. In fact, But like your political viewpoint may be different. You may vote for him or not vote for him. That's separate. But as a person, if you look at him, the kind of effort that he has been doing, traveling, doing stuff, and I am amazed to see during election also the way a lot of politicians move, including a lot of ministers, opposition parties, and everyone. I think वही है, aspiration to be somewhere, aspiration for a position makes you work hard. स्टूडेंट के लिए स्टार्टअप हो सकता है, उनके लिए एक पॉलिटिकल पोजीशन हो सकती है. लेकिन इसीलिए तो नारायण मूर्ति सर ने जो बोला, एंड ही इज़ अ स्टॉलवर्ट इनटू एवरीथिंग, नो कंपैरिजन. और मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने काम किया और एक इन्फोसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी, इतनी बड़ी, मैसिव, दे एक्चुअली virtually run the banking system of the world for India at least. ठीक है, इतना बड़ा कॉर्पोरेशन क्रिएट किया, इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी, वो इतने घंटे काम करने से ही क्रिएट होती. that is right. वो ऐसे क्रिएट नहीं होती. वो कह रहे हैं कि अगर आप सब करोगे तो आप भी एक जगह पहुंचोगे. आप नहीं करना चाहते तो ठीक है यार, आपको वो रोक नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. लेकिन उनके हिसाब से, और क्योंकि वो हर किसी को देखते भी उसी नज़र से है कि यार एवरीवन इज़ विलिंग टू वर्क हार्ड. अगर वर्क हार्ड करना है तो उनके हिसाब से 70 घंटे है तो वो बिल्कुल ठीक है. 70 घंटे भी ज़्यादा नहीं होता है यार, एक्चुअली अबाउट 10 आवर्स अ डे, 7 days a week. ठीक है. और अगर आप की एस्पिरेशन वैसी है तो देखिए यार, दे आर नॉट सिटिंग एट होम एंड चिलिंग आउट. They are actually going out, they are actually working, they have worked, and ये उन्होंने इतने साल किया है, उनका एक्सपीरियंस ही बोल रहा है कि यार इतना काम होता है, आपको इतना काम करना पड़ता है. हाँ, ऐसा नहीं है कि हर कोई जिसने इतना काम किया वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ये है कि दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स टू डू. आपके हाथ में जो है उतना तो करोगे, Right. तो आपके हाथ में तो काम करना है ना जी. यू कैन बी लकी और यू कैन बी वेरी लकी और यू कैन मे बी लेस लकी, दैट वुड बी थिंग. बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब आप हार्ड वर्क करते हो ना तो आपको लगता है कि आप लकी भी हो गए. ट्रू, क्योंकि सक्सेस कम्स टू यू तो लगता है कि मेरा काम ठीक चल रहा है. शायद वो हार्ड वर्क ही था. लक भी क्या है यार, कई बार आप एक चीज़ को ट्राई करते हो, एक बार में हो जाती है, और कई लोग 10 बार ट्राई करते हैं, उनको इतना टाइम लगता है. तो वो आपका लक फैक्टर है, लेकिन ट्राई हर किसी को करना ही है. ट्राई नहीं करोगे तो फिर पहुंचोगे ही नहीं ना. Anyways, there is a popular saying, God helps those who help themselves. Yeah. Because there is, see, if you are not able to work for your, देखिए प्लान सारे लोग बनाते हैं, सब लोग सोचते हैं, एग्जीक्यूशन. नाउ एलन मस्क इज अ ह्यूज एग्जांपल. हिज विजन, हिज इमेजिनेशन इज वे बियॉन्ड ऑर्डिनरी. अब किसी को बोलो कि यार आप रॉकेट बनाएगा, कोई सोच के बात करके दैट यू विल लिंक एयरफोन टू सैटेलाइट्स, मतलब सैटेलाइट फ़ोन नहीं, आर्मी का फ़ोन नहीं, किसी का फ़ोन नहीं. इट्स लाइक नॉर्मल, वी एज सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री, हमारे फ़ोन सैटेलाइट लिंक, हमें कोई टावर्स की ज़रूरत नहीं है जो हमारे देश में डायरेक्टेड है. और ही इज़ वर्किंग टुवर्ड्स इट, ही इज़ मेकिंग इट रियलाइज इट इज़ पॉसिबल. टेस्ला का एग्जाम्पल देखे, स्टारलिंक का एग्जाम्पल देखे, मतलब he has done what was unexpected and in a very short duration of time. True. So that is phenomenal example to have. And if you think he doesn't work 60-70 hours a week, that would not be possible. He is always on the move. All these people are always on the move. अगर मीडिया इनको फॉलो कर रहा है, उसको फॉलो करने के लिए भी इनको, they would know how much work they are putting in every time, everyone. मानिक, सो हम लोग ऑफलाइन भी ये SDS के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, दैट कनाडा हैज स्टॉप्ड SDS. सो एक बार SDS के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ. So SDS scheme was started by Canada to fast process student visa applications, especially from few countries including India. Idea was कि अगर आप 3 चीज़ों पे टिक दे रहे हैं, एक आपका IELTS स्कोर इज 6.5, आप पूरी ट्यूशन फीस पे कर चुके हैं इन एडवांस टू द इंस्टीट्यूशन वेयर यू आर एडमिटेड, और तीसरा आप GIC सर्टिफिकेट जो होता है $10,200 इट वाज यूज्ड टू बी द अमाउंट. आप ये 3, मतलब जो आपकी लिविंग एक्सपेंस की तरफ कंट्रीब्यूशन है, आपने अपनी पूरी फीस ट्रांसफ़र कर दी, आपने अपना साल का जितना रहने का एक्सपेंस है वो ट्रांसफ़र कर दिया,
और आपके 6.5 स्कोर भी है, तो आप मतलब आप नंबर 1 एप्लीकेंट है, आपका सब काम स्मूथली हो जाएगा, आपने सारी फुलफिलमेंट कर दी। अगर किसी यूनिवर्सिटी को फीस की टेंशन थी कि आप शिफ्ट कर जाएंगे, कुछ कर जाएंगे, वो आपने पूरी कर दी। किसी को था आप जाके डिपेंडेंट है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा तो अपना खर्चा निकालूंगा, वो सॉल्व कर दिया। प्लस एकेडमिक क्वालिफिकेशन से आपको एडमिशन मिल गया और आपने इंग्लिश की एलिजिबिलिटी पार कर ली है। तो ये तीनों पॉइंट्स टेक होते हैं, तो यू गो एंड गेट इन टू फास्टर प्रोसेसिंग, ठीक है, क्योंकि आपके सारे टेक्स हैं। अब क्या किया कनाडा ने, कुछ दिन पहले स्कीम बंद कर दी फास्टर प्रोसेसिंग की। अब इसको नेगेटिवली देखा जा रहा है फिलहाल अभी के हिसाब से, और इसलिए भी देखा जा रहा है कि यार दे वांट टू हैव मोर स्क्रूटनी ऑफ पीपल एंड एवरीथिंग। बट मुझे लगता है इसको पॉजिटिवली देखो। पहले वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम अभी भी उतना ही लग रहा है जितना नॉर्मली पहले लग रहा था। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैव गॉन डाउन, तो इट इज़ ईजियर टू प्रोसेस एप्लीकेशंस आल्सो। अब इंडियन एप्लीकेंट के साइड से ये तो होता भैया, पहले तो आपकी जजमेंट होती थी कि एचडीएस करो या नॉन एचडीएस करो, हर किसी को पूरी फीस देनी पड़ती थी फास्टर प्रोसेसिंग के लिए। अब कम से कम पूरी फीस देखिए कि अब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में अगर आप बैचलर्स पढ़ने जा रहे हैं तो आपकी $64,000 कैनेडियन डॉलर आपकी 1 साल की फीस है। कैन यू इमेजिन ट्रांसफरिंग टू रॉटमैन $64,000 कैनेडियन डॉलर्स प्लस $10,200 आपको करना है, तो किसी फैमिली के लिए $75,000 एक बार में ट्रांसफ़र करना, और वीज़ा तो अभी अप्लाई होगा। वर्सेस आज आप एक सेमेस्टर की फ़ी ट्रांसफ़र करिए या नहीं करिए, जैसा आपका, आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस दिखाइए और आप एप्लीकेशन प्रोसेस कराइए अपनी। बट इसके बाद ड्रॉप रेट्स इंक्रीज होंगे। See, Canada, because of geopolitical reasons, is already on a decline. So, factors which are not working for Canada are right now for Indian students is first and foremost, जो इस टाइम हर जगह हाईलाइटेड है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मतलब आई गॉट स्टूडेंट्स हु आर सेइंग कि हमने यार 30 लाख 40 लाख का एजुकेशन लोन ले लिया था, हम कर लिया है। मतलब आई एम फाइंडिंग इट बेटर टू ड्राइव अ टैक्सी राइट नाउ कि आई एम विल बी एबल टू टेक आउट द EMI ऑफ माई एजुकेशन लोन। इतना तो बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है ऐसा सुनना भी। वेरी गुड कैंडिडेट वेंट टू कनाडा एंड पीपल आर वर्किंग 2 3 पार्ट टाइम जॉब्स जस्ट टू मेक श्योर कि अपना सर्वाइवल करे और अपनी EMI पे कर ले। तो कनाडा के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हैज़ नॉट बीन देयर। वो कंट्री इमिग्रेंट डिपेंडेंट ही चल रही थी, ठीक है। इमिग्रेंट्स आते हैं, वही इकॉनमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जॉब्स आर लेस। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कनाडा का डिक्लाइन का कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं। सेकेंड फैक्टर जो कनाडा के लिए काम नहीं कर रहा है वो ये है कि अब उन्होंने गवर्नमेंट ने कैपिंग कर दी है स्टूडेंट्स की। एक तो पहले ही आप हिट है, ठीक है, ऊपर से जो स्टूडेंट्स रिक्रूट करके फिर भी जो कॉलेजेस इसके बात कर रहे थे जिनमें बहुत सारा इंडियन स्टूडेंट पॉपुलेशन पढ़ती है, अब उनको कैप दे दिया कि आप इससे ऊपर स्टूडेंट्स नहीं ले सकते। ओह, और ये अभी रिसेंटली हुआ है। ये अभी रिसेंटली हुआ है। तो बिकॉज अगर मैं ट्रेंड्स के हिसाब से देखूं तो 2018 में देयर वर 1,73,000 स्टूडेंट्स जो कनाडा गए थे, एंड एज पर जुलाई 2023 4,27,000। तो अभी इस साल हमारा डिक्लाइन हुआ है नंबर्स में। मैसिव डिक्लाइन। हमारे यहाँ पे ही मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे अदर कंट्रीज़ में तो कनाडा की बड़ी वेरी हाई, प्लस पीपल वांटेड टू अप्लाई टू कनाडा कि और कुछ नहीं, अगर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर रहे हैं ना तो भी हम 2 यूनिवर्सिटीज़ कनाडा की तो अप्लाई कर लेते हैं। और अब वो इट इज़ नॉट अ हैप्पी हंटिंग ग्राउंड नाउ, एंड यू नो rise in incidents of crime against Indian population, you know, protest at the temple, you know, ये सारी चीज़ें are not adding to the confidence of parents actually। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है ना। आप जिस काम के लिए जा रहे हो, आप जिस चीज़ से अगर बचना चाहते हो कि यहाँ पे मुझे ऐसा सब्जेक्ट हो रहा है, मैं ये सब कुछ नहीं फेस करूँ, वहाँ जाके यू आर इनटू द सेम शिट, व्हाई यू वुड लाइक टू डू दैट। उससे बढ़िया तो आप यहीं पे सी, सेफ्टी इज़ द बिगेस्ट प्रेरोगेटिव ऑफ एनी पेरेंट। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है तो आई गो टू अ प्लेस विच मे बी अनसेफ फॉर मी। इसलिए जिस भी कंट्री के अंदर सेफ्टी फैक्टर वुड बी अ चैलेंज, दैट विल ऑलवेज सी अ डिक्लाइन इन स्टूडेंट पॉपुलेशन एज वेल। Nobody wants to put their kids into any sort of situation like this. So do you see अभी कनाडा में I think elections हैं in next couple of months. So if the government changes, do you see कि कुछ change होगा? I think there is a very wide speculation and plus probability that the government would change, and but
everyone plays to their vote bank. Justin Trudeau plays to his vote bank. Appeasement of minorities, जो हमारे यहाँ भी करा बोला जाता है, ट्रू। वहाँ पे भी appeasement of minority तो हाँ, माइनॉरिटीज को फ्रीबीज देना है और ये यहाँ पे भी होता है। बट अब क्या हुआ है, वो माइनॉरिटी ही इज टर्निंग अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट। क्योंकि देखिए अब ऐसा है कि मैं इंडियन था, मैं 25-30 साल पहले गया और मैं कनाडा में सेटल हो गया। आज मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है जब और लोग मेरे देश से आ रहे हैं, क्योंकि अब वो मेरे लिए कंपटीशन होते जा रहे हैं। रिसोर्सेज कम है, वी आर फाइटिंग फॉर सेम, अपॉर्चुनिटीज कम है एंड वी आर कमिंग एज अ हिंड्रेंस। तो इट इज़ आवर पॉपुलेशन अगेंस्ट आवर पॉपुलेशन राइट नाउ। ये हमने एक्चुअली इंडियन टू इंडियन ये रेसिज्म और ये जो कमेंट्स होते हैं ना, कंपटीशन जो आप कह रहे हैं, इसके केसेस लेटली 2-3 साल में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। सी सोशल मीडिया के ऊपर क्या है कि अब हर चीज़ कहीं से भी पकड़ के दे कैन पुट इट, प्लस छोटी छोटी चीज़ रिपोर्ट हो जाती है। पहले दीज थिंग्स वर नेवर इनटू पिक्चर। हाँ, यू रिमेम्बर दैट मालदीव्स को अगर कोई मालदीव्स में जा रहा है, यू आर कॉल्ड एज अ ट्रेटर। सो मालदीव्स का पूरा टूरिज्म इकोनॉमी, इंडियन जितने भी जा रहे थे वो सब बंद हो गया था। बिल्कुल देखिए, सपोर्ट ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट टू सम व्हाट यू कॉल इट एज खालिस्तानी सपोर्टर्स इज possibly perpetrators of crime which happened long way back against the Indian community or against India as a country, as a democracy. तो ये reasons जब होंगे तो feeling of nationality, okay, ये सब आप में आ ही जाएगा ना। And when Prime Minister of a country also with who represents us and who has been in power for 2 governments now plus one, तो दैट विल ऑलवेज बी देयर। वो अब आ गया। अगर उन्होंने बोला कि कनाडा इस तरीके से एक्ट कर रहा है, इस तरीके से बिहेव कर रहा है एंड देयर इज कंप्लीट यू कैन से डिसएग्रीमेंट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, तो पब्लिक के ऊपर तो स्प्रेड हो गई। व्हाई वुड पब्लिक गो देयर? एंड देन पर्सपेक्टिव चेंज हो ही रहा है। हो गया चेंज, मतलब डिक्लाइन हैज हैपेंड। कनाडा एजुकेशन मार्केट हैज प्लंटेड टू द लोएस्ट लेवल्स राइट नाउ। सो इस बेसिस पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे टॉप 5 कंट्रीज हैं जहाँ से जिन कंट्रीज के लिए आपको मैक्सिमम लीड्स आते हैं या रिक्वायरमेंट्स आते हैं कि यार हमें तो उस कंट्री में उठाना। सो देखिए, यूएस कंसिस्टेंट है। ओके, with Trump getting elected, with see again everyone plays to their vote bank. तो जितनी उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे आपको वोट चाहिए ना, आप ये नहीं सोच रहे कि वहाँ से पॉपुलेशन में आना है, मैं उसके लिए ग्रीन कार्ड H1B और ये सब, ये तो दीज क्वेश्चन दे वुड लाइक टू अवॉइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यू आर केटरिंग टू योर वोट बेस, ठीक है। तो यूएस की बात करें, यूएस विल बी अ कंसिस्टेंट अफेयर। वो पहले भी कंसिस्टेंट था। यूएस में ना फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं, ठीक है। यूएस जाने वाला कैंडिडेट यूएस ड्राइवर ही है। बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूट to the biggest movement, but Hyderabad and Telangana is the biggest source of students from India to US. That's the biggest territory. उसके अलावा all metropolitans contribute. अब दिल्ली क्या है कि देखिए, पावर सेंटर्स हमारे देश में भी कई सारे चेंज हो गए हैं ना, चेंज नहीं हुए, ऐड हो गए हैं। अदरवाइज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई, these were the 4 power centers. Then Bangalore and Hyderabad have added 2-3 power centers in South India. Ahmedabad is now a very big power center in West, ठीक है। बट नॉर्थ इंडिया के अंदर दिल्ली इज़ द ओनली बेस। तो हम अगर लीड्स की बात करें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर यूएस कंसिस्टेंट है, कनाडा डिक्लाइंड, ऑस्ट्रेलिया वाज राइजिंग, बट ऑस्ट्रेलिया पिछले एक इंटेक से नीचे जाने लगा और अभी और नीचे जाएगा। रीज़न बीइंग वहाँ पे इस टाइम फाइनेंशियल स्क्रूटनी सबसे ज़्यादा है। ऑपरेट डॉक्यूमेंटेशन, दे हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीटी के अंदर वहाँ पे योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एवरी इंफॉर्मेशन इज़ वेरीफाइड, ओके। एनी ब्रेक्स यू हैव टेकन इन एजुकेशन, दे आर नॉट वेरी रिसेप्टिव टू इट। तो बाकी जो कंट्रीज़, अगर मैं आपको बात करूँ, आयरलैंड हैज़ सीन अ वेरी कंसिस्टेंट फ्लो अगेन, आयरलैंड इज, जर्मनी हैज़ सीन अ वेरी वेरी पॉजिटिव फ्लो अगेन बिकॉज ऑफ मास्टर्स। हमारी 78% हमारा स्टूडेंट मास्टर्स में जाता है, ठीक है। अबाउट 18% गोज इन टू अंडर ग्रेजुएट एंड बाकी रिसर्च ड्रिवन प्रोग्राम्स के लिए है। ये हमारा रफ कंपोजिशन है ऑफ 100 स्टूडेंट ट्रैवलिंग आउट ऑफ इंडिया की मास्टर्स कितने। तो वी आर अ प्रीडोमिनेंटली मास्टर्स मार्केट,
तो मास्टर्स मार्केट कंसिस्टेंट ही है, वो बढ़ने ही है। और अंडर ग्रेजुएट मार्केट का क्योंकि बेस छोटा है इसलिए डबल डिजिट ग्रोथ लगती है उसके अंदर। जर्मनी, आयरलैंड, यूएस will continue to have consistency, and lower numbers will go down for UK, definitely already down. Australia and Canada will be topping the charts for the decline in student population from India. वो है यूके का आई थिंक दिखा भी रहा था ये 2023 में 20% का डिप ऑलरेडी आ चुका था। एंड जर्मनी आई थिंक वन ऑफ माई रिलेटिव इज गोइंग नेक्स्ट मंथ, सो ही वॉज ऑल्सो टेलिंग मी कि फर्स्ट जो ट्यूशन फी है दैट इज़ लेस एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, अदर टॉप कंट्रीज, एंड जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है दैट इज़ ऑल्सो अफोर्डेबल, प्लस पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंटर्नशिप ऑप्शंस हैं, तो यू कैन देखिए जर्मनी नीड्स इमिग्रेंट्स इनटू वाइट कॉलर जॉब्स, उनको ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। जर्मनी नीड्स मोर लर्नड पीपल टू कम इनटू द सिस्टम, plus they are looking at a revival of complete system as well. This is the new government which has come to Germany. देखिए दुनिया में इस बात का भी बहुत फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट मूवमेंट का कि वहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। मोर राइट विंग गवर्नमेंट्स कमिंग इनटू पिक्चर, मोर गवर्नमेंट्स कमिंग इनटू दीज कंट्रीज वेयर इमिग्रेशन बिकम वन ऑफ द की एजेंडा, ठीक है। तो सीरिया से बहुत सारे इमिग्रेंट्स मूव टू जर्मनी, दे टुक अ लॉट ऑफ रेफ्यूजीज इन, नाउ दे वांट टू केटर टू दैट। आप इमिग्रेंट को भी बैलेंस्ड इमिग्रेंट से ही करते हैं कई बार, और ये है कि आपके पास एक तरीके का इमिग्रेंट आया, आप उसको काउंटर कर रहे हैं दूसरे तरीके के इमिग्रेंट से। एंड अगेन जर्मनी हैज़ बीन ओपन टू गिविंग वर्क परमिट्स ऑल्सो इफ़ यू हैव गॉट अ जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विद यू। तो जर्मनी के अंदर फिर यार एडिशनल फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर, आप MS पढ़ने के लिए यूएस जाते हैं, आप 60 से 70 लाख रुपए कम से कम खर्च कर रहे हैं, 50 से 80 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं एज अ बैक। आप जर्मनी जाते हैं, आपकी ट्यूशन ज़ीरो है, आपकी फ़ीस होती है 1,500-2,000 यूरो, ठीक है। तो आप 40-45 लाख की जगह जो ट्यूशन एंड फीस आप पे करते हो, आप उसकी जगह 2.5 से 3 लाख रुपए कर रहे हो, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ गुड फैक्टर ना। तो इसलिए डिमांड फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी for Indian students applying for master's program will continue to increase. बट उसके लिए कोई एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उनको जर्मन लैंग्वेज पहले से सीखनी चाहिए वहाँ? देखिए अगर आपने सीख रखी है लैंग्वेज तो आपके लिए एडवांटेज है गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट पार्ट टाइम एंड फुल टाइम, ठीक है। प्लस आगे आप PhD करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो इट विल ऑलवेज बी एन एडवांटेज। जो लोकल लैंग्वेज आपको आती होगी तो हमेशा एडवांटेज है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज सीख के नहीं जा रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए तो आपके इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं बहुत लिमिटेड इंजीनियरिंग के अंदर। 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं विच कैन गिव यू अ प्रोग्राम इन इंग्लिश लैंग्वेज टू बिगिन विद एंड विद मेनी लिमिटेड सीट्स। बाकी सब लोगों को तो जर्मन लैंग्वेज चाहिए। मास्टर्स के लिए इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स है तो आपको ज़रूरत नहीं है, आप A1, A2, B1, B2 लेवल तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद अप्लाई कर लेते हैं, तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पार्ट टाइम एंड फुल टाइम दोनों फिनोमिनल हो जाती है। बट आई थिंक दैट इज़ द रीज़न ये लैंग्वेज का भी कंसर्न है, क्योंकि अगर हम नंबर्स देखें जर्मनी के 2022 में देवर लाइक 30,000 प्लस, अभी की अगर बात करें तो 50,000 प्लस हैं, तो कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज इट इज़ वेरी लेस। सी अभी क्या हुआ है पिछले 1 साल में जो ट्रेंड थोड़ा बहुत नज़र भी आया, इंडियन एजुकेशन हैज़ ऑल्सो इमर्ज्ड एज अ कॉम्पिटिशन टू इंटरनेशनल एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन के अंदर वी हैव सीन सो मेनी इंस्टीट्यूशन राइजिंग। सो देखिए US एक फ्लेक्सिबल कंट्री है, UK इज़ नॉट, ओके, यूरोप इज़ नॉट। सो US को छोड़ के बाकी लोगों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आज की डेट में अगर आपने कॉमर्स लिया है, एक तो क्या है आपके पास एवेन्यूज़ और भी ओपन हो गए हैं। इंडिया में इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर लिमिटेड ऐसे एरियाज़ हैं जिनके अंदर आपको एक प्री रिक्विजिट या बैकग्राउंड चाहिए। आज मैं क्लैट की बात कर रहा था, लॉ के लिए आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो सकती है, देयर इज़ नो इशू। आपको आज की डेट में बिजनेस पढ़ना है या इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है ना। बट इंडियन पेरेंट्स को तो अपने बच्चे या तो डॉक्टर बनाने हैं, इंजीनियर बनाने हैं। वो ट्रेंड भी काफ़ी चेंज हो गया है। अब ना किड्स हैव गॉट अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले। दे आर मोर आई नॉट से पुशी, बट दे आर डिसीजन मेकिंग ओपिनियन है, और वो अवेयर भी हो गया बच्चा, अवेयर भी होता जा रहा है और ओपिनियन भी है,
और पेरेंट्स भी आजकल इतने सारे वेन्यूज़ देख के, पेरेंट हमेशा बच्चे का सक्सेस चाहता है। पहले उसे लगता था डॉक्टर इंजीनियर बनने से बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा, तो उसी के पीछे जाता था। आज उसको लगता है कि अगर यूट्यूबर बन के भी सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, क्रिकेटर बन के भी सक्सेसफुल हो जाएगा, तो तब मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट इज़ नॉट अगेंस्ट यू, पेरेंट इज़ विद यू, बट देयर ओनली क्राइटेरिया इज़ कि माई बच्चा बिकम सक्सेसफुल एज एन इंडियन पेरेंट, ठीक है, कि अब दे आर नॉट ऑन देयर ओन। मेरी चाहत ये है कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, ही शुड अर्न वेल, ही शुड हैव अ प्लेस इन सोसाइटी एंड एवरीथिंग। पहले मुझे लगता था डॉक्टर इंजीनियर से होता है, अगर आज वो ट्यूशन पढ़ा के भी हो रहा है तो भी आई एम फाइन। वीडियो एडिट करके फ्रीलांसिंग करके भी हो रहा है तो ठीक है। एक्चुअली वो माइंडसेट भी था ना पेरेंट्स का भी कि यार अगर डॉक्टर इंजीनियर बन गया तो हमारी इज्जत ज्यादा और बढ़ जाएगी ना सोसाइटल। बिल्कुल। तो अब जब देखिए, इट्स ऑल अबाउट बीइंग सक्सेसफुल ना। एट मतलब इंडियन पेरेंट का क्या एस्पिरेशन होता है, इवन आई बिकम अ पेरेंट ना, तो ये होता है कि बच्चा पढ़े, सही से पढ़े, गेट इनटू अ जॉब और बिजनेस और एनीथिंग, गेट मैरिड एंड देन, मतलब एस्पिरेशंस हमारी लिमिटेड भी कह लो, बाउंड भी कह लो, सब तरीके से है, ठीक है, एज ए पेरेंट आई एम टॉकिंग। अब वही का वही चीज़ अगर पहले मुझे लगता था डॉक्टर इंजीनियर बन के ही होगा तो वही ठीक है। आज अगर कोई कहता है कि यार ठीक है, IPL है, सब कुछ है, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू कम इन। पहले कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले 11 प्लेयर होते थे, उसके बाद रणजी ट्रॉफी होती थी। टोटल मिला के आप सारे क्रिकेटर्स भी ले लोगे तो 500 से 700 800 क्रिकेटर आपको चाहिए। सारी रणजी टीम खिला लो, बैकअप खिला लो, और जो टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। आज बिकॉज ऑफ emergence of IPL being so successful and being so high, now that pool has grown to multi-thousand people getting paid high, so you don't mind exploring yourself into that area. तो ये सारी पेरेंट को सिर्फ सक्सेसफुल बच्चा चाहिए। पहले डॉक्टर इंजीनियर बन के हो जाता तो भी ठीक था, आज अगर कोई और प्रोफेशन में जाके बन रहा है तो भी ठीक। तो और उनका माइंडसेट इसलिए, या उनका स्पेक्ट्रम या उनका होराइजन इसलिए एक्सपैंड हो गया है क्योंकि नाउ दे कैन सी सक्सेस हैपनिंग इन अदर एरियाज आल्सो। और जो प्राची बोल रही थी रेस्पेक्ट वाला फैक्टर कि डॉक्टर इंजीनियर को एक रेस्पेक्ट देखा जाता था, सो आई वाज जस्ट वाचिंग अ मूवी यस्टरडे ओनली कि US में देयर वाज वन स्टूडेंट और वो एक स्टोर क्लीनिंग का जॉब भी फुल एक्साइटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए आई थी। बट इफ़ यू सी इंडियन स्टूडेंट्स या फिर इंडियन माइंडसेट को हम लोग देखें तो हम लोग काम को वैसे देखते हैं कि यार ये बहुत छोटा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। सो आई थिंक दैट माइंडसेट इज स्टिल देयर। और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ उतने नहीं है इंडिया में, क्योंकि अगर आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाओगे तो कंपनीज की एक्सपेक्टेशन होगी कि यार फ्री में आपको इंटर्नशिप हम लोग दे देंगे। मिनिमम वेज है, पार्ट टाइम पे भी मिनिमम वेज है कि आपको इतना मिलेगा। जो इंटर्नशिप पेड और अनपेड US में, UK में भी होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हर इंटर्नशिप इज पेड फॉर यू, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब का सिनेरियो नहीं है। मैं आपको अपना एग्जांपल से अगर आपको बात करूँ कि व्हेन आई वेंट टू UK एंड माय डैड फर्स्ट आस्क्ड मी कि यू आर डूइंग सम जॉब, मैं कहा हाँ जी, मैं कहा यहाँ सब लोग करते हैं, कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या काम करते हैं, बोला यू डू है। तो ही वॉज नॉट वेरी happy to hear what I told him, and I told him that I am working at a snooker club in my university, and then I joined McDonald's actually as a part time। मुझे McDonald's part time job, मैं जब वहाँ गया शुरू में आपको हेजिटेशन होती, तो I had a colleague with me, ठीक है। So he had a custom Mercedes in 2004 with him, but he used to work part time at McDonald's also because उसकी वैल्यू वहीं की थी। हमारी वैल्यू है कि पार्ट टाइम जॉब में छोटी लगती है, बड़ी लगती है। उसके यहाँ है कि यार मेरे पास मर्सिडीज़ है, लेकिन पेट्रोल डलवाने के लिए तो मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। अपना खर्चा मैं निकाल रहा हूँ। माई डैड हैज़ गिवन मी अ कार एज पर इज अफोर्डेबिलिटी, बट उसको चलाना और मेरे को अपने खर्चे निकालने, तो आई एम डूइंग अ जॉब लाइक दिस। और उसको देख के मुझे लगा कि यार ये तो मतलब वी आर इन द रॉन्ग माइंड सेट एक्चुअली। हम ये क्या सोच के काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे को अपनी स्टूडेंट लाइफ में कैसे पैसा स्पेंड करना है, दैट इज़ माई प्रेरोगेटिव, एंड फॉर माई प्रेरोगेटिव आई हैव टू मेक मोर मनी, ठीक है। मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, दैट इज़ ऑल प्रोवाइडेड टू मी बाय माई पेरेंट, बट हाउ आई हैव टू लीड माई लाइफ, दैट इज़ अप टू मी। देन आई हैड अनदर कलीग विद मी हु वाज फ्रॉम जॉर्डन एंड ही ऑल्सो कम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड। ही सेड कि आई हैड दिस मेंटालिटी, बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा एंड आई फाउंड वैल्यू फॉर एवरीथिंग एंड आई एम वर्किंग पार्ट टाइम। और मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट हुआ पार्ट टाइम जॉब करके, बिकॉज यू नो इंग्लैंड के अंदर देयर आर मल्टीपल इंग्लिश एक्सेंट्स विच आर यूज। सो देयर इज
you can say this East Midlands kind of accent that you have got. Then you've got a Scottish accent, you've got a London accent, and like that. When you work at McDonald's, at a B2C place completely, where you're interacting with customer, शुरू में तो नहीं समझ में आता था, धीरे धीरे accent समझ में आने लगा. Then you know, when I worked at McDonald's, then you realize how McDonald's is so scalable. Standard operating procedures, how to get everything done. I watched that movie on Netflix, if you have seen it, by name of Founder. It's a story about McDonald's. So McDonald's was created by two guys, and how one guy took the franchise and then he took McDonald's to its place which is today. Okay? Because they had set up a procedure, but this guy took them to the world. तो वहाँ जाके लगा यार कुछ तो बात है. आप मैकडॉनल्ड्स हम पूरे इंडिया में कहीं पे भी खाते हैं, हमें बर्गर का सेम टेस्ट है. इट्स सेम 99% इट इज सेम वेयर एवर यू ईट. देयर इज समथिंग विच इज सो फिनोमिनल कि देयर procedures, their vendors, the consistency, standardization which is maintained, that is phenomenal. तो पार्ट टाइम जॉब खाली यही नहीं थी कि आपको पैसे मिल रहे हैं. पैसे मिलना was always a great thing because you never earned in India when you are a student, but when you earn it there, it is always a great feeling to have. It's your money that will always give you more satisfaction. But more than that, when you go about and see this kind of exposure coming to you, it is not bad. हम लेकिन यहाँ जाके मैकडॉनल्ड्स में काम नहीं करते. ट्रू है. यहाँ पे सिर्फ ज़रूरतमंद लगता है जिसे वहीं जाके काम करेगा, एंड यू विल नॉट बी लुक्ड अपॉन एज अ वेरी अकम्प्लिश्ड थिंग टू डू. लेकिन वहाँ पे लोग काम करते हैं. हमें तो अगर यहाँ पे ऊबर डिलीवरी बॉय, ऊबर ड्राइवर्स या फिर जोमेटो डिलीवरी बॉय, वी वुड see them maybe मतलब our perception is कि हाँ यार मतलब they are needy person, that is what they are doing. But US में I think even if you are from a well off family तो भी आप काम कर लोगे ऐसा. अब एक एग्जांपल है ऊबर फॉर एग्जांपल. बहुत सारे लोग अपने घर से ऑफिस जाते टाइम और वापस आते टाइम दे स्विच ऑन, दे आर अ पार्ट टाइम ऊबर पीपल ऑल्सो. आई वॉज इन इंडिया नहीं, इन यूएस. हम यहाँ पे नहीं कर सकते. हमारे यहाँ वो देर आर राइड शेयरिंग फैसिलिटीज़ जो कुछ इनिशिएट हुई है, लेकिन किसी ने इतना सक्सेस नहीं देखा है. ठीक है, राइड शेयरिंग पे वी हैव नॉट got anything. There is blah blah for example which has been there. You are traveling out station, you can actually hitch on with someone and go across from one town to another. लेकिन इतना बड़ा राइज नहीं देखा. वहाँ पे nothing is looked down. ठीक है कि दिस जजमेंटल इतनी पॉपुलेशन नहीं है. प्लस दूसरे लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन जज कर रहा है, बिकॉज आवर सोसाइटीज वी आर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट पीपल विल थिंक. आई वाज एट अ कॉन्फ्रेंस इन LA many years back, and I was staying closer to the airport rather than the city because of the conference happening there. The city hotels are pretty expensive, and I found a pretty good place which is closer to. ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, you can take an Uber to the venue. और वहाँ पे मैंने पहली बार देखा कि यहाँ पे शेयर्ड राइड्स आर अवेलेबल दैट यू कैन हैव, जो हमारे यहाँ भी शुरू हुआ था. कारपूलिंग नहीं, शेयर्ड राइड नहीं, बेसिकली मल्टीपल पीपल विल पिक डेस्टिनेशंस. तो एक बार में ऊबर में आपके पास 3 लोग बैठे, पहले एक ड्रॉप होगा, दूसरा तीसरा होगा. और मैंने हर रोज़ ट्रैवल करते टाइम, बिकॉज आई वेंट टू LA फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई थॉट इट्स अ गुड वे टू लुक एट द सिटी ऑल्सो. यू गेट रेडी, सिट इन ऊबर. और मैं तो सिटी के अंदर जाना है तो 2-3 ड्रॉप्स तो आएंगे, तो सिटी टूर हो गया ना आपका बाय पेइंग इवन लेसर फॉर अ राइड. तो आप $15 की जगह $8 दे रहे हो और आपको और शहर घुमाते हुए लेके जा रहे हो. तो आई डिड दैट. तो मैं हर रोज़ राइड शेयरिंग से ही जाता था और मतलब इट वॉज फिनोमिनल एक्सपीरियंस. और मैं जिस गाड़ी में एक बार गया, दैट गाड़ी वॉज सुपर अमेजिंग लिमोजिन. He says that my 2 hours in the morning and 2 hours in the evening are free. He said my gasoline, my petrol comes free at, मेरा इंश्योरेंस निकल जाता है, ये सब निकल जाता है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वो ये नहीं सोच रहा कि मेरा नेबर क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कौन सोच रहा है. नो वन इज स्पीकिंग इन टू हिज हाउस होल्ड और हिज इनकम और एनीथिंग. ही इज सॉर्टिंग हिज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आउट. एंड वो मेरा सुबह 2 घंटे यूज़ करता हूँ, शाम को 2 घंटे, दैट्स इट. लेकिन इससे मेरे ये खर्चे निकल जाते हैं एंड आई एम फाइन विद इट. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. कि तब 4-5 लोगों को ड्रॉप कर लिया, सबको कर लिया, एंड आई मेक couple of $1,000 a month. I am very very happy doing that. लेकिन हमारे यहाँ हम नहीं करेंगे. हमारे यहाँ बीच में शायद लोगों ने किया भी हो,
I am not aware. I have not met anyone who has done that with Ola or with Uber or Ola. लेकिन वो जजमेंटल व्यू तो रहता है। आप अगर सोचो ना, आप अगर कहीं पे हम यहाँ कोई बोले अरे यार मैं 2 घंटा ओला चला रहा था तो ये वो रुपए गए। ऐसा क्या हो ऐसा क्या मतलब यार, क्या मजबूरी थी? या ऐसी क्या मतलब, इट मीन्स अगर फाइनेंशियल कंडीशन हैज गॉन डाउन द ड्रेन कम्प्लीटली, यू आर totally broke and now you have to run an Ola to for your survival. Even मतलब judgmental नहीं, फिर उतना पे भी तो नहीं मिलता ना, मतलब यहाँ पे आई थिंक ड्राइवर्स का पे भी उतना नहीं होता है कि वो भी है, वो भी है यार। देखिए यू विल बी पेड अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी ओनली ना। अब McDonald's burger will cost differently in US than in India. ट्रू। So the pricing parameters, the compensation parameters are as per the economy, GDP, इनकम लेवल्स एंड एवरीथिंग। तो हमारे यहाँ अगर आपको ही बोले कि अगर आपको घर से आपके स्टूडियो तक आने के अंदर 800 रुपये लगेंगे तो आप खुद ही गाड़ी चला के आ जाओगे ना, नहीं आओगे आप 800 रुपये देके। हम इसलिए 800 रुपये देंगे क्योंकि यार जिसको दे रहे हैं उसको अच्छा लगेगा। सो देर आर अबाउट 25-30 सिटीज़ इन इंडिया जहाँ से मैक्सिमम स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट आता है। दैट इज़ द चंक कम्स फ्रॉम। देर आर स्मॉलर बिट्स एंड पार्ट्स जो सब लोग आते हैं। मतलब हमारे पास स्टूडेंट्स एज फार एज रायपुर से लेके अंबिकापुर इन छत्तीसगढ़ एंड ऑल दीज प्लेसेस से भी लोग हमारे पास हैं। वी हैव गॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम गुवाहाटी, शिलोंग, ऑल दीज एरिया एज वेल। And when you talk about states, bigger states are there, but it is more of a city-dependent thing. Like in terms of Maharashtra, Bombay, Pune will always have the numbers. Nagpur has been very, very strong. But then you go towards other provinces in Maharashtra, वहाँ से नंबर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा। अफोर्डेबिलिटी जहाँ पे होगी वहाँ पे होगा। दिल्ली के आसपास कई जगहों से आपके पास स्टूडेंट आता है। अब ना हमें जैसे चंडीगढ़ लगता है कि बहुत बड़ी टेरिटरी है, हमें लगता है कि उससे बड़ी टेरिटरी नहीं होगी, लेकिन दैट इज़ मोर ऑफ इमिग्रेंट माइंडसेट ऑफ पीपल, नॉट द स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट। ओह, दे यूज एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ गेटिंग इन इमिग्रेशन, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अगर आप एजुकेशन की बात करें जहाँ पे एजुकेशन इज़ द ऑब्जेक्टिव, देन बिगर सिटीज़ कॉन्ट्रीब्यूट एंड द बिगर स्टेट्स कॉन्ट्रीब्यूट मच मोर इन कंपेरिजन। और हम नॉर्थ ईस्ट अभी भी नंबर इज लो। आपके पास बिहार विच इज़ अ वेरी वेरी बिग स्टूडेंट पॉपुलेशन एक्चुअली, लेकिन नहीं स्टडी अब्रॉड के लिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी इंडियन एग्जाम्स के लिए एस्पिरेशन इज़ वेरी हाई। सो बिहार एंड यूपी आपको पता है कि वो इंडियन एग्जाम्स के लिए कोचिंग सेगमेंट के लिए सबसे बड़ी टेरिटरीज है। भाई कोटा भी बहुत ज़्यादा वहीं से फुलफिल होता है। कोटा इन राजस्थान, दे अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम दैट एरिया एक्सेप्ट। नहीं, but after these many incidents of paper leaks, so do you have seen a shift between the mindset of people from UP and Bihar? पेपर लीक के अंदर क्या होता है, जो पेपर लीक से कंसर्न है ना वो इंडिया के लिए एस्पिरेशनल है, वो इंडिया के लिए कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहा है। वो मैं आपको कह रहा हूँ बजट बिकम्स द बिगेस्ट फैक्टर। आप मेडिकल पढ़ने के लिए आप यूके नहीं जा सकते, आपको 2.25 करोड़ रुपए का खर्चा आता है MBBS करने के लिए। आप सरकारी सीट के लिए यहाँ पे नीट दे रहे थे, पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, आपके लिए कंपटीशन है, आपका बजट 30 लाख से 2 करोड़ नहीं आ सकता आप। तो इसलिए वो बंदा स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट है ही नहीं, वो कभी था ही नहीं कि पेपर लीक की वजह से लोग बाहर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हमारे लिए एजुकेशन, मैरिज इन आवर सोसाइटी इज़ अ प्लान्ड एफर्ट। अनप्लान्ड एफर्ट इज़ विद वेरी स्मॉल सेट ऑफ पॉपुलेशन, बट विद अफोर्डेबिलिटी बीइंग वन ऑफ द टॉप नॉच क्राइटेरिया कि मेरे लिए अफोर्डेबल है या नहीं है। पेपर लीक हो गया, 2 महीने डिले हो गया एडमिशन के लिए, मैं एंट्रेंस के लिए गया था। ये तो बहुत छोटी पॉपुलेशन, 1000 लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, 2000 के लिए हो सकता है वैसे। तो पेपर लीक से इसका कोई कंसर्न नहीं है। लोग कहते हैं रिजर्वेशन बढ़ गई है तो इस वजह से लोग बाहर जाने लग जाएंगे। रिजर्वेशन जिन लोगों को चाहिए वो लोग स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट है ही नहीं। स्टडी अब्रॉड एस्पिरेंट के अलग मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, मनी बीइंग वन ऑफ देम, अफोर्डेबिलिटी बीइंग वन ऑफ देम। तो पेपर लीक से कुछ नहीं होगा। और देखिए इंडियन सिस्टम को अगर हम कंपेयर करें इंटरनेशनल सिस्टम से तो हाँ हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग इतने सारे हैं, आपको पता है हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। हम उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोलते हैं क्योंकि हर बंदा एक के अगेंस्ट है। अगर हम 3 फ्रेंड्स हैं और हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो रैंक 1 2 3 आ गया है, वी आर अगेंस्ट ईच अदर एक्चुअली, ठीक है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर किसी को एक रैंक मिलता है।
अगर आप GRE GMAT SAT काइंड ऑफ एग्ज़ाम देते हैं उसको स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोलते हैं, मतलब कि हर किसी के पास पूरा का पूरा राइट है, आपको रैंकिंग नहीं मिल रही है, आपको स्कोर मिल रहा है। तो स्टैंडर्डाइज एग्ज़ाम वर्सेस कंपेटिटिव एग्ज़ाम, हम इतने ज़्यादा एस्पिरेंट हैं हम अपनी कंट्री के अंदर, इसलिए हमें एक दूसरे के अगेंस्ट हम खड़े हैं और हमें एक रैंक मिलता है। 2 लोगों का एक रैंक नहीं होता, रैंक 1 एक ही आता है सर। आपके पास केरला साइड से भी नीड्स आते हैं क्या? बिकॉज हमारे पास, हाँ हमारे पास नहीं आते हैं। केरला इज एक्चुअली catered more through Chennai ओके being a proximity, but Kerala has got again a very increasing trend like other states, and Kerala also has got a lot of, देखिए जैसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, जहाँ का बहुत सारा पॉपुलेशन बाहर है, हर घर से बोलते हैं कि with every household there's one person staying out of country, same goes with Kerala also. But I think they're more focused in the Immigration, yes. बट एस्पिरेशन तो बन गई ना, मिडल ईस्ट की बनी, कहीं की भी, तो वहाँ से भी एप्लीकेंट इज रियली हाई। प्लस नर्सिंग हैज़ बीन इन ग्रेट डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड, सो फॉर इमिग्रेशन पर्पजेज एंड एवरी पर्पज केरला विल ऑलवेज सी एन अपसाइड। इनफैक्ट इन इंडिया एज वेल नर्सिंग में बहुत सारे केरला साइड के लोग हमें दिखते हैं विद इन द नर्सिंग। बिल्कुल, पहले तो यही था कि आपको यू गो टू हॉस्पिटल्स इवन इन गुड़गांव और दिल्ली, एनीवेयर यू विल फाइंड नर्सेज, आपको नॉर्थ इंडिया से नर्सेज ही कम मिलेंगी। लेकिन धीरे धीरे ये है कि अब आपको, सो पंजाब हैज गॉट अ लॉट ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस नाउ, क्योंकि अगेन नर्सिंग इज इजी ऑक्यूपेशन टू इमिग्रेट एज वेल, क्योंकि नर्सिंग की रिक्वायरमेंट ग्लोबली इतनी हाई है। तो अगर आप, तो पंजाब में भी नर्सिंग कॉलेज इसलिए बढ़े क्योंकि यार गोइंग अब्रॉड बिकम्स ईजी। सो विद पंजाब द थिंग इज इमिग्रेशन इज ऑन द एजेंडा, एजुकेशन इज नॉट। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन देन दैट पॉपुलेशन इज वेरी लेस इन पंजाब। अगर आप पहला ऑब्जेक्टिव पूछे कि हम अच्छी एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, वो आपको लिमिटेड लोग मिलेंगे, वो आपको अभी भी मेट्रोपॉलिटन्स में विद फाइनेंशियली एफ्लुएंट फैमिलीज दैट विल बी मोर। मानिक, सो हमने डिस्कस किया कि कंट्री और कंट्री से भी पहले बजट कम्स इनटू द पिक्चर, एक काफ़ी मेजर फैक्टर है, देन कंट्री कम्स इनटू द पिक्चर। सो अगर कोई, आपने कंट्री सेलेक्ट कर लिया, आपने बजट डिसाइड कर लिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते टाइम स्टूडेंट के माइंड में व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड? सी टॉप 4 फैक्टर्स जो हम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट को रिकमेंड करते टाइम भी, तो 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला आपकी होती है एकेडमिक बैकग्राउंड, आप किस बैकग्राउंड से है, आपका एकेडमिक्स कितना स्ट्रांग है और जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करना है उसके साथ मैच करता है या नहीं, ठीक है। सो एकेडमिक बैकग्राउंड एंड एकेडमिक वाइबिलिटी इज़ फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर इज़ ज्योग्राफी। कई बार होता है कि पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटी कैसी है, ठीक है, पढ़ने के बाद मुझे क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो सेकंड बड़ा फैक्टर है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में। तीसरा बजट ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू बी अ फैक्टर, एंड चौथा फैक्टर है कि आपने कोई जो एग्ज़ाम्स है स्टैंडर्डाइज टेस्ट आपने दिए हैं नहीं दिए हैं, देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, इस हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग हैपन्स। सो 4 फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू अ राइट यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट इज बजट, ज्योग्राफी, योर टेस्ट कोर्स एंड योर एकेडमिक बैकग्राउंड। इन चारों फैक्टर्स के ऊपर आप फिल्टर करना शुरू करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। और जो फैक्टर स्टूडेंट के दिमाग में होता है इंडिया से अप्लाई करते टाइम, उसके अंदर ऑब्वियसली पोस्ट स्टडी प्रॉस्पेक्ट्स आर द बिगेस्ट थिंग, कि यार व्हाट वर्क विल आई गेट आफ्टर दैट विद मेजॉरिटी। प्लस रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी एक बहुत ही एस्पिरेशनल, हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है यूनिवर्सिटी को लेके। जब मैंने स्टार्टेड माई फर्स्ट कंपनी SFS इन 2012, उस टाइम पे हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम इसलिए भी चलता था काफ़ी ज़्यादा क्योंकि उस टाइम पे लोग रैंक क्रेजी कम थे। अब रैंक क्रेजीनेस हैज़ गॉन रियली ऑन अ हायर साइड। अब लोगों को अच्छा नाम चाहिए, बोलते हैं पैसे तो अरेंज हो जाएंगे लेकिन यू गो टू द बेस्ट स्कूल पॉसिबल। तो ये रैंकिंग, बजट, दे ऑल प्ले कमेंडेबल रोल्स, not commendable also, they play a phenomenal role in deciding the university that you want to apply to. एंड इन फैक्टर्स के बेसिस पे लोगों का डिसीजंस बाद में चेंज होता है क्या? फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज कमिंग विद अ पर्सपेक्टिव कि यार मुझे तो यूएस की इस यूनिवर्सिटी, दिस इज माय मेन एरिया, दिस इज माय फोकस, एंड मैं पहला मेरा टारगेट यही रहेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं उसी कंट्री की कुछ और यूनिवर्सिटीज देखूंगा। बिल्कुल। तो हम जब शॉर्टलिस्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये 4 फैक्टर लेके हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसके बाद जो अगला फैक्टर आता है वो आता है हमारे लिए कि हम आपको इस तरीके से अप्लाई कराएं कि हम उसको बोलते हैं ड्रीम, रीच और सेव।
कि हम आपको 3 तरह की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कराएंगे। ड्रीम जहाँ पे आपका कंपेटिटिव है और एस्पिरेशनल वैल्यू है कि ये मेरी टारगेट यूनिवर्सिटी है, आई ड्रीम टू बी देयर, ठीक है, मेरा सपना था कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में पहुंचना है, तो वो ड्रीम यूनिवर्सिटी। रीच जहाँ पे मैं पहुंच सकता हूँ, और सेफ जहाँ तो मेरा एडमिशन हो ही जाएगा। तो जब आप मान लीजिए आपने यूएस जाना है और आपका टारगेट है कि लेट मी गेट थ्रू अब कोलंबिया, येल और एनी टॉप स्कूल, कोलंबिया, येल, हार्वर्ड, ड्यूक, सच काइंड ऑफ स्कूल्स, और मेरा ये एकेडमिक बैकग्राउंड है, ये मेरा बजट है, तो हमने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट जब करते हैं तो हम बोलते हैं ठीक है, आपके एस्पिरेशनल स्कूल हमने दिए, ठीक है, अब इसके बाद लेट्स लुक एट फिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन। आपका ये बैकग्राउंड है, आपका ये, हमारे एनालिटिक्स के हिसाब से द डेटा विच इज़ अवेलेबल, द क्लास प्रपोजिशन विच इज़ डिफाइंड बाय द यूनिवर्सिटी, कि लास्ट ईयर की क्लास में मेरे पास ये अचीवमेंट्स वाले बच्चे थे, तो इसके हिसाब से मेरा फिट कहाँ होता है। तो हम ड्रीम, रीच और सेफ 3 कैटेगरी में अप्लाई कराते हैं ताकि आप अपनी एस्पिरेशन पे भी टारगेट करें, प्लस आपका प्रोसेस भी डजंट गो इन वेन। मतलब बेसिकली अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो यू हैव, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपने अनाउंस कर दिया दुनिया को मैं चाहता हूँ पढ़ने के लिए, तो आपका ड्रीम फुलफिल होना चाहिए। अब यह है कि इफ नॉट द स्कूल, वी विल ट्राई फॉर द बेस्ट वन, बट यू विल हैव अ बैकअप ऑप्शन ऑल्सो। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो ड्रीम कॉलेजेस तो मेजरली सभी के आईवी लीग कॉलेजेस ही होते होंगे। आई विल ड्रीम, देखिए आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है ना आपका ड्रीम क्या है। अगर आप MS कंप्यूटर साइंस अप्लाई कर रहे हैं और आपका 65% है, तो आपके लिए इवन ओहायो स्टेट कुड बी अ ड्रीम यूनिवर्सिटी फॉर यू, ओके। लेकिन वही आपका 8.4 CGPA है, आप NAAC प्लस कॉलेज इंडिया से हैं, आपने GRE 320/22-25 के आसपास है, तो ओहायो आपके लिए सेफ स्कूल होने वाला है। सेम स्कूल कैन बी अ ड्रीम फॉर समवन एंड अ सेफ फॉर समवन एल्स। हाँ, लेकिन जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं वहाँ पे हमेशा ही एस्पिरेशनल वैल्यू इज़ ऑलवेज देयर। और फिर ये भी आप किस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर 28 यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके लिए टारगेट करने के लिए, टिपिकली 38 इन टोटल एंड 28 यू कैन लुक एट MS कंप्यूटर साइंस के लिए। आप 12-14 यूनिवर्सिटी का ही पूल देखेंगे अप्लाई करने के लिए, मैक्सिमम 16 यूनिवर्सिटीज़ का। यही काम आप कनाडा में कर रहे हैं तो आपके लिए टोटल यूनिवर्सिटीज़ ही 22-24 आती हैं, जिसको आप फिल्टर आउट करके 10-12 पे आ जाएंगे। US में यही नंबर आपका 150 से 200 पे है, तो आप जब फिल्टर करके करेंगे तो और यूनिवर्सिटीज़ कम हो जाएंगी, ठीक है। अब सिंगापुर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास 3 यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ प्ले अ फिनोमिनल रोल इन डिसाइडिंग वेयर ऑल यू वुड लाइक टू अप्लाई। अब सिंगापुर अप्लाई करेंगे तो आपके लिए से ड्रीम रीच यार 1 2 3 इट्स लाइक अ पोडियम फिनिश आपके लिए। आप कहीं ना कहीं पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। हांगकॉन्ग अप्लाई करते हैं 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, न्यूजीलैंड अप्लाई करते हैं 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करेंगे देयर इज अ लिमिटेड पूल, व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, ठीक है। तो आपकी कंट्री टारगेट के ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से एप्लीकेशन को भी लेंगे। तो हम जब लोगों को एडवाइस करते हैं तो हम बोलते हैं यार इंफॉर्मेशन इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड हैव। अवेयरनेस होगी आपके पास तभी आप अवेलेबिलिटी और फिजिबिलिटी पे आ पाएंगे कि आपका एडमिशन कहाँ हो सकता है। आपने सुने ही 4 नाम हैं, आप उन्हें भी अप्लाई कर रहे थे, इट बिकम्स डिफिकल्ट। मैं अभी आपसे मिलने से पहले 15 मिनट पहले आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट अ 720 GMAT एंड देन हैज़ गॉट अ फिनोमिनल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद अ टॉप कंसल्टिंग फर्म ग्लोबल McKinsey, and then he has got a very good degree from Delhi University. Phenomenal scorer, great work experience, very bright chap, everything fine. मैंने उसको यही बोला, he was talking to me about 4-5 schools only, 4-5 business schools in US and want to apply to ISB in India as well. तो जैसे मैंने बोला कि इंडिया भी थोड़ा कंपटीशन दे देता है क्योंकि ISB also is a very aspirational school now. तो मैं उसको कह रहा था अपना थोड़ा यू हैव टू एक्सपैंड योर होराइजन अगेन, आई एम रिपीटिंग दैट कि आप बाकी स्कूल देखो। मैं ये नहीं कह रहा मैं को टॉप 20 से नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 20 स्कूल तो देखो। और रैंकिंग सिस्टम है, एक रैंकिंग सिस्टम में कोई कॉलेज ऊपर है, दूसरे रैंकिंग सिस्टम में वही कॉलेज थोड़ा नीचे है। सो मानिक, हम लोग आईवी लीग कॉलेजेस का डिस्कस कर ही रहे हैं, तो फॉर अ स्टूडेंट टू गेट एडमिशन इन एनी ऑफ द आईवी कॉलेजेस तो क्या एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए, जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कितना स्कोर होना चाहिए बेयर मिनिमम? सो अगेन कोर्स डिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन है कि हाउ इट मूव्स। अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हैं तो देन यू नीड वर्क ऑफ एटलीस्ट 2-3 years विद यू। यू टिपिकली स्टार्ट एज अर्ली एज grade 10, 9th थोड़ा जल्दी लगता है, लेकिन एटलीस्ट 2-2.5 years ऑफ कमिटमेंट यू नीड फ्रॉम योर साइड
to make sure that you're getting into a top school. उसके अंदर प्रोफाइल बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द की फैक्टर्स विच पीपल से ऑल्सो. प्रोफाइल बिल्डिंग के नाम पे काफ़ी कुछ होता है, ठीक है, बट ये कि यू शुड बी अ डिस्टिंक्टिव अचीवर इन टू सम और दी अदर थिंग. एकेडमिक्स इज़ वन थिंग, बियॉन्ड एकेडमिक्स एक्सॉस कि अगर आपका पैशन किसी चीज़ में है एंड यू हैव फाउंड समथिंग इंटरेस्टिंग, हाउ मच हैव यू बीन कमिटेड टू दैट एरिया एंड आपने उसके अंदर क्या अकम्प्लिश किया, ठीक है, दैट बिकम्स अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. Going on to win, represent country, going on to win an international level Olympiad, getting you know some accomplishment or achievement which is way beyond ordinary, that can help you to have that distinctive edge. लेकिन इन सब के बावजूद academics need to be super amazing as well. academics का कोई substitute नहीं है, क्योंकि आईवी लीग भी ना एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ही है. इट इज़ अ इंस्टीट्यूशन फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस. दे विल नीड एकेडमिक्स एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम यू. नाउ व्हेन देयर आर सो मेनी पीपल विद अमेजिंग एकेडमिक अचीवमेंट्स, तो ये कि किसको ले और किसको नहीं ले, तो फिर ये हो जाता है कि आपने और क्या किया हुआ है, तो वो फिर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग आ जाती है, ठीक है. ये मैं अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ. मास्टर्स के लिए देखिए 3 तरीके से एजुकेशन डिवाइड होती है. लेवल्स की बात करूँ आपसे, एक है बैचलर्स, एक है मास्टर्स, एमएस जिसे बोलते हैं, जैसे माईवीली की बात करें. तीसरा होता है एमबीए प्रोग्राम. एमबीए के लिए एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होता है, तो एमबीए के लिए आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक्स और प्लस आपका जीमैट या जीआरई स्कोर्स, दे आर द मोस्ट क्रूशल वंस. हायर द स्कोर बेटर फॉर यू. और एमबीए के अंदर ही इंटरव्यू होता है, तो ये एमबीए के लिए. एमएस के लिए आपका इंटरव्यू टिपिकली नहीं होता है, बट योर जीआरई स्कोर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू अप्लाई. योर अंडर ग्रेजुएट CGPA परसेंटेज इज़ वेरी हाई, एक्सपेक्टेशन इज़ ऑन अ हायर साइड, प्लस द काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स यू हैव डन. आपने 4 साल इंजीनियरिंग करी, आपने 3 साल की बैचलर्स इन कॉमर्स डिग्री करी, ठीक है, तो आप उसके अंदर आपने इंटर्नशिप्स करी, आपने क्या अचीव किया. वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर्स का रोल नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं है, आप ये लगा लीजिए. लेकिन आप जब अंडर ग्रेजुएट में जाते हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स प्ले अ लॉट व्हेन यू आर गोइंग टू टॉप स्कूल्स. आपने स्विमिंग की अचीवमेंट करी, आपने ट्रैकिंग करी है, आप ऐसे कॉम्पिटिशन में विनर है, आप डिबेट्स MUNs के अंदर यू हैव बीन सुपर. दे काउंट अ लॉट व्हेन यू आर अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेंट. मास्टर्स में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. मास्टर्स के अंदर क्योंकि आप स्पेशलाइज एरिया के अंदर जाना चाहते हैं. आपने बैचलर्स करी थी बिजनेस मैनेजमेंट में, आज आप फाइनेंस के अंदर ही पढ़ना चाहते हैं, आप MS फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कि आपका एकेडमिक अचीवमेंट कैसा रहा है, आपने एकेडमिकली कैसे परफॉर्म किए, आपने स्टैंडर्डाइज टेस्ट को कैसे आंसर किए, क्या आपकी स्कोरिंग है उसके अंदर. फिर आपने अपने 3 साल की या 4 साल की अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के अंदर आपने इंटर्नशिप्स करे हैं, अगर आपने कोई रिसर्च पेपर सबमिट कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स दैट एरिया, दे ऑल काउंट वेरी वेल व्हेन यू अप्लाई टू टॉप स्कूल्स. तो अंडर ग्रेजुएट, MS, MBA, ये 3 लेवल ऑफ एप्लीकेशंस है और तीनों की एक्सपेक्टेशंस अलग है. जब आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेते हैं US के अंदर टॉप कॉलेज में, तो यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है आपको. जब आप मास्टर्स अप्लाई करते हैं तो डिपार्टमेंट एडमिशन देता है आपको, और जब आप रिसर्च के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रोफेसर एडमिशन देता है. तो इस हिसाब से आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है और इस हिसाब से आपको कंपेटिटिव रहना है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर टॉप. And IIT versus Ivy League colleges, what is the major difference? See, IITs are phenomenal institutions. It is very difficult to get into IITs in India. So many lakhs of students applying for it. And the rigor that you need is far, far higher. आपको आज IIT क्रैक करने के लिए आपको जो रिगर चाहिए, एकेडमिक रिगर, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है. एंड प्लस यू नीड टू बी एकेडमिकली स्ट्रांग ओनली. हार्वर्ड या MIT लेने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर देखेगा, आपने कैसे टाइम स्पेंड किया, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया, सब फैक्टर्स देखेगा प्लस एकेडमिक्स. लेकिन IIT में जाना इस वजह से एक तरीके से आसान है और एक तरीके से डिफ़िकल्ट है, क्योंकि IIT में आपका फोकस है, आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम विच इज़ कॉल्ड JEE. आपको JEE के अंदर स्कोर करना है. आपका ना कोई इंटरव्यू है, ना कोई आपका लैंग्वेज स्किल देख रहा है, ना कोई आपका CV देख रहा है, आप क्या करते हो. लोग डमी स्कूल में जाके कोटा में पढ़ के ओपन स्कूल से दे के भी IIT जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फोकस है हाउ वेल यू हैव डन इन दैट एग्ज़ाम. दैट एग्ज़ाम इज़ की टू एवरीथिंग.
बट व्हेन यू अप्लाई टू हार्वर्ड वो बोलेगा 9th 10th 11th 12th, मुझे 4 साल का स्कोर देखना है आपका MIT के अंदर। वो 9th 10th 11th 12th देखेगा, वो आपको अपनी कॉमन ऐप के अंदर 10 एक्टिविटीज़ फुलफिल करने को देगा कि ये आपके एकेडमिक्स के बियॉन्ड आपने क्या क्या किया, ये 10 एक्टिविटीज़ फुल करो, ठीक है। तो वो आपको जज कर रहा है ओवरऑल एबिलिटी पे, वो आपको देख रहा है कि आपने विद इन क्लासरूम आउटसाइड क्लासरूम हाउ हैव यू बीन, आपका वो आपसे एसेज एक्सपेक्ट कर रहा है, कॉमन ऐप ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आपसे सप्लीमेंट्री एसेज एक्सपेक्ट कर रहा है, वो देख रहा है कि आपका सोल क्या है, हाउ यू आर एज एन एप्लीकेंट, व्हाट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर यू बिफोर हेड टेक इवेंट। IIT को कोई मतलब थोड़ी है सर्टिफिकेट अभी जेईई में कैसे परफॉर्म किया, दैट इज योर अचीवमेंट एंड दैट इज व्हाट आई वांट। तो एक तरीके से आसान काम ये, यू कैन हैव अ फोकस ऑन टू इट। वहाँ पे आपका फोकस मल्टीपल चीज़ों की तरफ जा सकता है, यहाँ पे आपका सिर्फ एकेडमिकली ड्राइवन है। और कंपैरिजन की बात है तो यार IITs आर फिनोमिनल इंस्टीट्यूशंस, MITs वर्ल्ड नोन इंस्टीट्यूशन। अगर आप IIT जाते हैं तो भी इन इंडिया यू आर रिस्पेक्टेड अ लॉट। व्हेन यू ट्रैवल आफ्टर IIT टू एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और एट अ इंटरनेशनल वर्क प्लेस तो भी आर रिस्पेक्टेड वेल, क्योंकि आपके एलुमनाई ने वो आपकी इमेज क्रिएट कर दी है। A good institution is a good institution anywhere in the world, and a top institution is a top institution for everyone. इंडिया के अंदर IITs are top institution, they are respected worldwide. MIT is a great institution in the US, it is respected worldwide. But why? हाँ जी Sir, नहीं, और दोनों के लिए ही the way they look at students कि मेरी टारगेट क्लास कैसी होनी चाहिए वो अलग है। IIT के अंदर क्लास जब ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे प्रोफेसर को पता है जो बच्चा है इसका मैथमेटिकल एबिलिटी, क्वांट एबिलिटी सब कुछ कैसे है, दैट इज हाउ आई हैव टेकन हिम। वहाँ पे तो बच्चा आ रहा है तो उन्होंने देखा मेरी क्लास प्रोफाइल ऐसी है, सो दैट्स अ डिफरेंट। हाँ जी, so I was asking कि but maximum cases में हमने यही देखा है कि एक somebody is an IITian, post grad के लिए they want to go outside only. Why is that? What do you feel? What's the major? I don't think so. That is I don't know why media highlights this very much और इस तरीके से क्यों डालता है। बट आपने हमेशा IIT की प्लेसमेंट्स के बारे में भी सुना है। IIT की प्लेसमेंट्स आर द बिगेस्ट अट्रैक्शन। वो बाहर इसलिए जाते हैं बिकॉज दे आर कंज्यूम बाय इंटरनेशनल कंपनीज। बट IIT जाने के बाद प्लेसमेंट्स हैव बीन टेकन बाय मोस्ट ऑफ। हाँ, IIT जाने के बाद लोग IIMs में भी जाते हैं, ये भी ट्रेंड है। UPSC में भी जाते हैं, तो क्या स्टार्टअप्स भी करते हैं। तो अब उनके अंदर आपको IIT में पहुंचने के लिए एकेडमिक रिगर आपका इतना है, इट हैज़ प्रिपेयर्ड यू फॉर लाइफ एंड दैट हैज़ गिवन यू अ नैक ऑफ क्लियरिंग द टफेस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। इसलिए वो CAT की तरफ भी चले जाते हैं, इसलिए वो UPSC की तरफ भी चले जाते हैं, क्योंकि आप इतना एकेडमिक रिगर से गुजर चुके हो। तो इसलिए आपके अंदर वो दैट डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिस्टेंस, ये सारी क्वालिटीज़ आप में वाइब हो गई हैं और थी तभी आप IIT पहुँचे और हैं तभी आप आगे और जाते हैं। मानिक, सो एक अभी थोड़े टाइम पहले नव्या नवेली नंदा हु इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ अमिताभ बच्चन, सो उनका IIM का एक पिक्चर काफ़ी वायरल हुआ था एंड पीपल वर ट्रोलिंग हर दैट इज शी दैट ब्रिलियंट दैट शी कैन गेट एडमिशन टू एन IIM. So I'm not sure if it was a management quota admission or what was that. So Ivy League colleges में भी ऐसे कुछ management quota होते हैं क्या? सो Ivy League के अंदर कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है। Okay, so they have got a very open system. They have been criticized by multiple media reports that they favor the rich people, people who can have affordability. So that is true. Also, you need to have a lot of financial bandwidth to get into, to actually pay for the school. They are priced phenomenally high. So when he studies at Harvard Law School, and it cost a bomb. It cost you a bomb actually to study 3-year law at Harvard Law School. But you know, when you reach a Harvard school, तो आपके घर से भी कितने लोग हार्वर्ड पहुँच रहे हैं, तो you'll do everything to make sure that she studies. But you need that financial aspect always with you, कि अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, अगर आप फुलफिल कर सकते हैं, चाहे लोन लिए या कैसे लीजिए, आप अगर फुलफिल कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी एस्पिरेशन फुलफिल करेंगे। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी मैनेजमेंट कोटा, बिकॉज ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है सिस्टम के अंदर मैनेजमेंट कोटा रहते। बट आई थिंक इफ शी इज़ देयर देन वी शुड आस्क द कॉलेज, नॉट हर, and we should tell the college, not her. She has been admitted, there would be some provision to make her enter into the system, na? And
why do we want to discount her actually in this case? She may be an accomplished academic achiever also. He can be, she is from a business family actually. She is from business family और उसकी हो सकता है उसके अचीवमेंट्स हो. आपने उसको ट्रैक तो नहीं किया कि वो कैट देने जा रही थी, आपने उसे ट्रैक तो नहीं किया वो 10th 11th में क्या पढ़ रही थी, अंडरग्रेड में क्या कर रही थी या क्या स्कोर किया उसने, आपको नहीं पता ना. सो हैव फुल इंफॉर्मेशन बिफोर यू जज. एंड if she has gone into that classroom, she is adding value to that classroom. She carries with her, मतलब मैं ही नहीं कहूँगा कि I favor such thing to happen or anything. But if she is there for a reason. And she may be a qualified student to get into that. And know it before you troll her. True. तो अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कोर्सेज के प्रेफरेंसेस पे. बेसिकली आपने कुछ ऐसे लीड्स देखे हैं या क्वेरीज देखी हैं लोगों से कि यार हमें इन्हीं कोर्सेज में जाना है, या मैक्सिमम नंबर कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बेसिकली टू मूव आउटसाइड, एंड स्पेसिफिक कंट्रीज में ही वो प्रेफरेंसेस होती हैं क्या? And we'll talk about masters because majority of the users are masters oriented. आपको मास्टर्स की बात बताता हूँ. यूएस के अंदर एक होता है स्टेम डिग्री, एक नॉन स्टेम. स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स. सो हर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है मास्टर्स प्रोग्राम क्लासिफिकेशन में आता है कि ये स्टेम है या नहीं है. स्टेम प्रोग्राम में अगर आप जाते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा इज़ 3 years, वेयर एज नॉन स्टेम प्रोग्राम में 1 year है. इसीलिए स्टेम प्रोग्राम्स आर मोर प्रेफर्ड. स्टेम के अंदर जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की बात करी, आज की डेट में फाइनेंस के सारे प्रोग्राम, एमएस फाइनेंस, मेजॉरिटी ऑफ देम आर स्टेम, क्योंकि सेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है प्रोग्राम की. ठीक है. तो अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, दीज आर द टॉप प्रोग्राम्स वेयर पीपल अप्लाई फॉर मास्टर्स इन यूएस. अगर आप इंग्लैंड की बात करेंगे और किसी कंट्री में डिवाइड नहीं है स्टेम नॉन स्टेम में आपके पोस्ट स्टडी वीज़ा के ऊपर. यूके के अंदर टेक्नोलॉजी कम और फाइनेंस प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है. देन ऑब्वियसली बिजनेस एनालिटिक्स इज़ वन ऑफ द की प्रोग्राम्स आज की डेट में. एमएस कंप्यूटर साइंस, एक्चुअली एमएस कंप्यूटर साइंस और एमएस बिजनेस एनालिटिक्स इस टाइम पे मोस्ट अप्लाइड प्रोग्राम्स हैं. थर्ड इज़ एमएस फाइनेंस. ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो लोगों को लगता है कि हमें एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करेंगे वर्ल्ड के अंदर, इसलिए इनके अंदर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस है. बाकी ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, एआई कमिंग इनटू पिक्चर, एमएस कंप्यूटर साइंस इज़ देयर. एमएस कंप्यूटर साइंस के अंदर भी एआई, एमएल, डेटा साइंस, आप साइबर सिक्योरिटी, कई क्लासिफिकेशंस हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं. ये सारे एस्पिरेशनल एरियाज़ हैं. डिज़ाइन के लिए एप्लीकेशंस आर लेस, वेरी लेस. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स भी अब स्टेम प्रोग्राम है यूएस में बहुत जगहों पे, तो उसकी एप्लीकेशन भी सही है. अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग के लिए एप्लीकेशन यूज टू बी हाई, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री इज़ वेरी वेल पेड एंड देयर इज़ ऑलवेज अ नीड फॉर दोज पीपल एज वेल. एंड देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज देयर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाज देयर. जर्मनी के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज देयर, मैकेट्रॉनिक्स इज देयर. ठीक है. देन इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज केमिकल इंजीनियरिंग is there. Pharmacy as a program is used in many countries to enter because वहाँ पे job market बहुत बढ़िया है. Biotech has not seen so much growth. It has been very okay kinds. And then when we talk about non-STEM programs, तो international relations is a program. Then जो program जिसने बहुत ज़्यादा attraction करी है पिछले 5-6 साल के अंदर growing is Masters in Psychology. Okay. Psychology has been a very very strong going major. And psychology also splits into 2 parts, the clinical one and the non-clinical one. Non-clinical के अंदर हमारे पास organization psychology आ जाती है. ठीक है. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है. ठीक है. तो इन सब के अंदर ना जॉब रिक्वायरमेंट हैज़ बीन देयर. इंडिया में भी आप देखेंगे साइकोलॉजी की सीट्स हैव बीन ग्रोइंग एट एवरी. I think increasing depression or anxiety could be a possible reason. ऐसे जैसे देखिए 2 प्रोग्राम है जो बढ़ते हैं. सोसाइटी जब इस फेज से गुजरती है उसमें एक साइकोलॉजी और एक लॉ है. हम किसी को अपने इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना है एंड देयर आर मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, नेगोशिएशंस, एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स टेकिंग प्लेस. सो यू नीड समथिंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट एंड दैट्स व्हाई डिमांड फॉर लॉ हैज़ बीन ऑन अ हायर साइड. कॉर्पोरेट लॉ, लिटिगेशन, एकेडमिक साइड ऑफ लॉ, ये. और दूसरा साइकोलॉजी की तरफ, क्योंकि साइकोलॉजी की तरफ ना आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वर कीन ऑन द ह्यूमैनिटी साइड ऑफ इट, दे वांट टू गेट इनटू साइकोलॉजी एज वेल.
और साइकोलॉजी के लिए मार्केट हैज़ इंक्रीज्ड. तो साइकोलॉजी इज़ समथिंग विच हैज़ सीन अ वेरी अपवर्ड ट्रेंड फॉर स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू डिफरेंट कंट्रीज़. इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने आपको बताया, साइकोलॉजी बताया, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, देन इंजीनियरिंग फील्ड्स तो है ही आपके पास. एंड देन देर आर very niche programs will come into picture like embedded systems again into technology which go down. Then robotics is another area which is, but robotics is part of either mechanical or electrical engineering at most of the universities that is there. And other than that, design programs have never seen an upward trend on any such boom to happen. And healthcare related programs, public policy, public health, and then public policy can also be a program where many people apply as well. Healthcare administration has been there, and then management programs, आपके marketing, operations, logistics and supply chain has been also there as a, which has seen a trend which is upward also. So these are areas where people have applied. Marketing, finance, operations, HR, never seen any big swing. Design, no big swing. Psychology has always seen a big swing. And computer science remains the favorite. And followed by business analytics and information systems. And what about the creative side of the courses like filmmaking, singing? Because इनके भी एक specific colleges हैं. Cool. So there are specialized schools also. Like we had students who went to New York Film Academy, who went to, for design, they've gone to Parsons, they've got a new school of design, they've gone to SCAD, Sala College of Art and Design, they've gone to FIT, and then California College of Arts, then people applying to LaSalle, people applying to London School of Fashion, so there are students who apply, but that is not very, very huge amount. Low percentage. Very low percentage. Again, ट्रेडिशनल माइंडसेट भी आ सकता है इंडिया का, यार पेरेंट्स वांट यू टू टेक कोर्सेज विच इज मोर सक्सेस बाउंड एंड रादर देन जस्ट द इन्फैक्चुएशन फॉर यू डेवलप्ड इन अ ईयर और सो. तो इसके लिए हमेशा ट्रेंड लिमिटेड रहता है इन सब कोर्सेज के लिए. मेडिसिन रिलेटेड कोर्सेज का भी काफ़ी ट्रेंड आता होगा ना, क्योंकि आई हैव सीन द नंबर्स की 75 to 80% of the total medical students pursue medical courses within India, while 20 to 25% go abroad. So medicine has been the most curious case in Indian education system. हर साल आप देखते हैं from Supreme Court involvement to involvement of government agencies to everyone. Medical education has always been in news for wrong reasons and maybe for right reasons, but wrong reasons हमेशा ज़्यादा highlight होते हैं. Like paper leak, NEET paper leak and all. NEET paper leak है, capitation. आपको पता ही होगा कि आज की डेट पे प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस हैज गॉन पास्ट 80 lakhs to 1 crore फॉर एन MBBS प्रोग्राम ऑन अ नॉर्मल, मतलब 60 lakhs भी है, 1.5 crores भी है. इतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है. प्लस मेडिकल का क्या है, हमेशा सीट्स लिमिटेड और एस्पिरेंट्स लार्ज है. इंजीनियरिंग में ऐसा कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है आपको सीट नहीं मिलेगी, आपको 1 लाख रुपए के अंदर भी पूरे देश में कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगी आप पढ़ने के लिए. लेकिन मेडिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं है. इट इज़ अ लाइसेंस्ड प्रोफेशन. लाइसेंस प्रोफेशंस में ऐसा हो जाता है जहाँ पे डिमांड इज़ ऑलवेज हायर देन द सप्लाई, और इसके लिए ही फीस इज़ वेरी हाई विच यू पे. गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स आर वेरी लिमिटेड, तो हमेशा ही ड्राइव रहेगा कि आप उस तक पहुँचे, इसलिए एस्पिरेंट नंबर बहुत हाई है. मतलब 22 लाख 23 लाख लोग अपेयर कर रहे हैं फॉर अ सीट विच इज़ 1.35 lakhs. तो सोचे 20 में से एक ही बच्चे को सीट मिलेगी, तो 19 लोगों को नहीं मिलेगी. ये वो है. और अगर आप सरकारी कॉलेज की बात करें तो 30-36 हज़ार सीट है टोटल, 36,000 सीट्स इफ यू टॉक अबाउट प्लस माइनस few thousand. 36,000 सीट के लिए 22 लाख लोग हैं, तो आप लगाइए ना. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट परसेंटेज? वी आर टॉकिंग अबाउट 1.3% ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग दैट सक्सेस. सो आउट ऑफ, जो आप अभी तक 20 से 1 की बात कर रहे थे, अब सीधा आप 100 में से 2 की बात कर रहे हो. 100 में से 2 लोग ही उस कॉस्ट ब्रैकेट पे आ पाएंगे. बाकी सब के लिए या तो उनके पास 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, या दे हैव टू लुक एट डेंटिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और फिजियोथेरेपी. Okay, these kind of Ayurveda, I think. Ayurveda BMS has been there. Bachelor's in Ayurveda Medical Sciences, that is there. Ayush programs are there. Physiotherapy is there to get into. But वो second choice, third choice, fourth choice है लोगों के लिए.
MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको लगता है कि पहुँचे तो या तो आप 2% सिलेक्शन रेट पे आ जाइए जहाँ पे आपको एक अफोर्डेबल वेरी गुड फैकल्टी ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी इन अ मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाए, नहीं तो यू हैव गॉट टू हैव अफोर्डेबिलिटी। इसलिए बहुत सारा स्टूडेंट रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस पहले जाता था, चाइना भी जाता था, ये अब और आज की डेट में उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान काइंड ऑफ ऑप्शंस हैव कम अप वेयर मेडिकल कॉलेजेस आर देयर, यू गो स्टडी कम बैक एंड गिव एग्जाम इन इंडिया। सो बहुत सारी रेगुलाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट थोड़ा सा फ्लिप फ्लॉप भी होता है क्योंकि जब इतना सारा स्टेक्स हाई हो जाता है ना, so then we are a big country, corruption also comes in, paper leak comes in, capitation comes in, okay, so malpractices started happening. We have seen people appearing, that Munabai thing, okay, where people appear for exams, okay, तो आपने basically identity theft has happened, people have appeared for exams, तो ये सब सारे wrong practice have taken place. बट लोग बाहर के कंट्री से सपोज कोई किर्गिस्तान वगैरह गया मेडिकल सर्विसेज के लिए, आजकल काफ़ी इन है, वहाँ से अगर वहाँ से स्टडी करके सपोज इफ समबडी वांट्स टू कम बैक टू इंडिया, उनको कोई उनको वही एग्जाम देना पड़ेगा या फिर देयर सम स्पेसिफिक? तो हमारे यहाँ पे मेडिकल का सिस्टम ऐसा था कि अगर आप इंडिया में नहीं पढ़ रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, तो एक डिफाइंड लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, कंट्री बाय कंट्री, अप्रूव्ड बाय नाउ डिफंक्ट MCI। तो उसके अंदर आपके पास लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं और अब MCI ने भी थोड़ा इजी आउट कर दिया है कि यू हैव टू फुलफिल दिस मच ऑब्लिगेशन इफ यू आर अ मेडिकल कॉलेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, स्टूडेंट कैन गो फिनिश एग्जाम एंड कम बैक। आने के बाद एक टेस्ट होता है FNG, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, दैट यू अपेयर। तो आने के बाद क्योंकि वहाँ पे कॉलेज, देखिए इंडिया से कौन सा बच्चा बाहर जा रहा है मेडिकल एजुकेशन के लिए, आप ये देखिए, पहली बात वो नीट के अंदर उसका ग्रेड स्कोर नहीं आया है, ठीक है। अब तो इसलिए पहले तो स्टूडेंट जो इनकमिंग क्वालिटी थी वो और भी ख़राब थी, तो अब नीट का एक क्वालिफाइंग स्कोर चाहिए आपको जाने के लिए इन कंट्रीज़ के अंदर, एक्सेप्ट फॉर 4 कंट्रीज़, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड छोड़ के आप कहीं भी और पढ़ने जाते हैं तो आपको एक मिनिमम स्कोर की रिक्वायरमेंट है। आप नीट क्वालिफिकेशन स्कोर जिसे कहते हैं, चाहे इंडिया में अप्लाई करें चाहे बात करें, वहाँ जाके पढ़ने के बाद आप वापस जाके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम देते हैं, जिसकी पास परसेंटेज यूज टू बी अबाउट फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 17% एंड देन इट यूज टू गो टू अबाउट 50-56% ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 अटेम्प्ट्स। एवरेज मीडियन वाज 28% FNG की पास परसेंटेज। तो मतलब आने के बाद आपने इंडिया में एग्ज़ाम दिया तो आप सिर्फ उसमें भी 100 में से 28 लोग ही पास होते हैं, उसके बाद बाकी लोगों को कई बार एग्जाम देना पड़ता है और कई लोग छोड़ देते हैं कि यार हो ही नहीं रहा, दे स्टार्ट वर्किंग इनटू फार्मा, दे स्टार्ट वर्किंग इनटू पब्लिकेशन, दे स्टार्ट वर्किंग इनटू सम अदर एलाइड फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, दैट आर दे कंटिन्यू। अब इंडिया के अंदर जो रिफॉर्म्स लेके आई थी गवर्नमेंट इन रिगार्ड्स टू मेडिकल एजुकेशन, उसमें ये था कि एक एग्जिट एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। हर इंडियन MBBS स्टूडेंट अपनी 5.5 साल की एजुकेशन ख़त्म होने के बाद एक एग्जिट एग्ज़ाम देगा। उस एग्जिट एग्ज़ाम को ही हम बेस बना लेंगे पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए, और जो बाहर से बच्चा भी पढ़ के आ रहा है वो भी एक ही एग्ज़ाम देगा। तो 3 एग्ज़ाम की जगह गवर्नमेंट ने एक एग्ज़ाम कर दिया, ठीक है। अब एक ही एग्ज़ाम है, हर इंडियन एप्लीकेंट को भी देना है और हर फॉरेन रिटर्न स्टूडेंट को भी देना है। तो आप MBBS इंडिया से करो या बाहर से करो, आप वापस आओ, आप एक एग्जिट एग्ज़ाम दो। एग्जिट एग्ज़ाम ही आपको लाइसेंस देगा MBBS होने का, और वही एग्ज़ाम की कट ऑफ एंड स्कोरिंग विल बी यूज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन। लेकिन अभी तक FMG ही चल रहा है। वो हर साल होता है कि एग्जिट एग्ज़ाम विल बी इंट्रोड्यूस, बट इट हैज़ बीन पोस्टपोनिंग फॉर फ्यू ईयर्स नाउ। कोविड के टाइम होना था, फिर कोविड आ गया, फिर पेपर लीक आ गया। तो गवर्नमेंट एंड एजेंसीज ऑल्सो वांट मोर disruptions to happen at that pace, which creates a lot of unrest in the aspirant population कि क्या हो रहा है, कि मैंने सब्जेक्ट चूज़ करके बहुत गलती कर दी, यहाँ पे सब मिला हुआ है। तो अब धीरे धीरे रिफॉर्म्स विल हैपन, बट एग्जिट एग्जाम विल बी अ गुड थिंग। It will keep a check on medical education quality as well. It will keep a check on students as well, that they are actually doing diligent studying. And it will inspire a lot of confidence in all the stakeholders actually with the exit exam. When you're visiting a doctor, you are 100% sure that, okay, I am happy and willing to transfer myself in the hands of someone. It's about life. It's about life. See, मेडिकल ऐसा है कि मेडिकल और लॉ, आपका हर एक्शन इज रिलेटेड टू लाइफ ऑफ पीपल।
तो इन दोनों आप प्रोफेशंस के अंदर इसीलिए लाइसेंस प्रोफेशन में है कि नीड टू गो थ्रू। प्लस हमारे यहाँ एक और भी सिस्टम है ना, आपने एक बार आपने MBBS डिग्री करी, आपका कोई रीवैल तो होता नहीं है, आपकी रीवैल्यूएशन तो होती नहीं है 5 साल 10 साल बाद आपको आता है या नहीं आता है, ये तो होता नहीं है। तो आप फिल्टर कहीं ना कहीं लगा लो ताकि आपको पता लगे कि आउटगोइंग क्वालिटी हैज़ बीन फैंटास्टिक, यू कैन ट्रस्ट योर लाइफ विद इट। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।